Good evening and namaste. I, Chirag Mehta, a representative of Association of Home Textiles, welcome you to this webinar, Future of Home Furnishing During Challenging Times. Let me give you a brief background about the association. 2014 में जब व्यापार पर सेल्स टैक्स लगाया गया था, तब इस टैक्स को हटाने के लिए छोटा सा ग्रुप एकजुट हुआ था और इन्होंने सरकार को ये टैक्स हटाने की प्रति राजी कर लिया था। इस जीत के बाद ये ग्रुप ने टेक्सटाइल ट्रेडर्स के लिए लाभकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है, जैसे जीएसटी, एम्ब्रॉयडरी और वेलवेट फैब्रिक्स पर 12% टैक्स से उन्होंने सिर्फ 5% करवा दिया, with lot of presentations also. Through this webinar, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि only in unity there is progress, and we all will be able to overcome challenges only if we work together as one. Today, we have brought together experienced panelists to share their vision, strategies, and plan of action. So let us begin with our first panelist. Neither does he nor his company need an introduction. By becoming the first in launching a home decor brand, Mr. Sanjay and Mr. Ajay Arora have made D-Decor a popular household name. I welcome Mr. Ajay ji to be our first speaker. Welcome, Mr. Ajay ji. Hey, good evening, everybody. Yeah, I want to ask you a few questions. Question number one, from Indian designs to European designs, from global market to home market, from curtains to bed sheets. During this journey, what were the game changers which could prove beneficial to all in our industry? I'll also repeat in Hindi because the participants, there are a lot of participants who doesn't understand or wants to hear also in Hindi. So I'll repeat the questions both in English and Hindi. भारतीय देसी डिजाइन्स के लेके विदेशी डिजाइन्स तक, ग्लोबल बाजार से लेके होम मार्केट तक, पर्दे के कपड़े से लेके बेडशीट्स तक, चुनौतियों के वक्त आपने कौन से कदम उठाए जिससे हम सभी को लाभ मिले? प्लीज अजय जी. So thank you, Chirag, and hello to all the panelists, and welcome to the entire industry. सबका हार्दिक स्वागत. मैं खाली पहले शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी शुरू कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन हो गए चिराग, और अगर जे कुछ लोग और आना चाहते हैं तो मैं आपके साथ 1 मिनट और लगा सकता हूं ताकि हम टोटल मोर देन 1500 people have registered. Okay. And more people are joining. So we'll give you the correct data in few minutes. Okay. So I think so we can start. अगर जे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है चिराग? Yes, perfect. तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा डी डेकोर के बारे में बात करते हुए, बिकॉज मैं चाहूंगा कि ये डिस्कशन पूरा इंडस्ट्री के लिए रहे. लेकिन क्योंकि मेरा तजुर्बे के बारे आपने मुझे ये सवाल पूछा, तो मैं अपना तजुर्बा डी डेकोर के रास्ते का या जर्नी का मैं बताता हूँ. तो ये तकरीबन डी डेकोर की जर्नी है, और मैं इस पर सिर्फ 1 ही मिनट लगाऊंगा कि हमने कंपनी 1999 में शुरू की, और अब तकरीबन 21 साल के अंदर ये कंपनी एक एक कदम करके बढ़ती रही. और इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लगाने से बेहतर है मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने हर समय कुछ नया करने की कोशिश की, और हमने मेहनत करके यही कोशिश की कि जहाँ पर भी हमारी कंपनी के साथ कस्टमर का स्पर्श हो, उस कस्टमर को कुछ नया और अच्छा अनुभव लगातार मिलता रहे. तो इसके बाद मैं इस स्लाइड के मदद से ये बताना चाहूँगा कि डी डेकोर ने कौन से काम किए हैं जिससे कि आज जो भी इंडस्ट्री को डी डेकोर का स्पर्श मिल रहा है, उसके पीछे क्या है और उसको बनाने में क्या काम हुआ है. लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि मैं डी डेकोर के बारे सेमिनार को नहीं करना चाहता, और क्योंकि चिराग ने सवाल पूछा है कि
आप लोग इससे क्या प्रोत्साहन ले सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने फोकस रखा है, हमने हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखा है कि हम लगातार कोई ना कोई बदलाव लाते रहें। हम डिज़ाइन के ऊपर हमने बहुत ध्यान किया है। हमने लगातार जो भी इस इंडस्ट्री से हमें मिला है वापस इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। हमने लगातार लोगों में अपनी जो टीम बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया है और पूरी कंपनी को एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे रखा है ताकि हर आदमी जो काम कर रहा है उसे काम करने में या मशीनों का या कंप्यूटरों का सहारा मिले, जिससे कि वो और बेहतर काम कर सके, कस्टमर को एक ऐसा तजुर्बा दे सके जिससे कि कस्टमर को लगे यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और कस्टमर की बात कनेक्ट कर सके फैक्ट्री के शॉप फ्लोर तक। तो कम्युनिकेशन और लोगों पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान किया है। एंड इस सीख से कंपनी सिर्फ 20 साल की है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रास्ता कोई बहुत बड़ा हमने तय किया है, लेकिन जितना भी हमें इस रास्ते पे काम करने को मिला है या लोग मिले हैं, हमें हमेशा ये लगा कि एक साधारण बात, खास करके जब हमने शुरुआत इंटरनेशनल बिजनेस से की थी, हमने हमेशा ये सीखा था कि यदि आदमी अपना वचन रखे, अपने शब्दों का उपयोग ध्यान से करे और अपनी बातों को पूरा करने में हर समय अपना फायदा ना देखे, तो उससे लॉन्ग टर्म में काफी लाभ हुआ है। उसके बाद जब भी हमने इंडिया में ब्रांड का एक कदम उठाया, तो ब्रांड क्या है, ब्रांड भी एक प्रॉमिस है, ये भी एक वायदा है। सो इंटरनेशनल मार्केट से जो हमने सीखा वो हमें ब्रांड में तब्दीली करने में उस सिद्धांत ने भी फायदा दिया। एंड अगर जे वक्त कोई चाहता है कि मैं ये सारे डिटेल बताऊं तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अगेन मैं चाहता हूं कि सेमिनार रहे अबाउट इंडस्ट्री एंड अबाउट ये कोविड के माहौल में हम कैसे इसका सामना कर सकते हैं। सो ओके चिराग, आई विल स्विच बैक टू यू। Great. My second question to you: what advice you would like to give to entire home textile industry, which is now facing challenging times? इस चुनौती के समय में आप होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या सुझाव देना चाहते हो? क्योंकि ज्यादातर लोग रिटेलर हैं और आपने सवाल मुझे पूरी इंडस्ट्री के लिए पूछा है, तो यहाँ पर काफी अच्छे पैनलिस्ट हैं और वो लोग भी इस बात में काफी पॉइंट्स जोड़ेंगे, तो मैं ज्यादा बातें इंडस्ट्री के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट में इंडस्ट्री को ध्यान दिलाना चाहूंगा। और ये मैं प्रेजेंटेशन पे नहीं कहूंगा, ये मैं चाहता हूं कि मैं अपने माध्यम से अपनी सोच से कहूं। मैं जो देख रहा हूं लास्ट 3 साल से, और इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, कि इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। हर वैल्यू चेन के 3 पार्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल है। हर सेक्शन में प्लेयर बढ़ते 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 जा रहे हैं। इसके कारण से हर प्लेयर का जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो छोटा होते जा रहा है। इसका छोटा होने से हर प्लेयर एक अपना पावर, उसकी अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, उसका खुद का प्रॉफिट, उसका इन्वेस्ट करने की ताकत घटती जा रही है। इससे ना उसकी कंपनी को फायदा हो पा रहा है, ना वो इंडस्ट्री को कोई खास योगदान दे पा रहा है। और इसका मैं कुछ स्पष्ट तरीके से उदाहरण देना चाहता हूं और फिर इसके लिए कुछ मैं चाहता हूं कि उपाय मैं बताऊं कि सोच में क्या फर्क लाना चाहिए। अगर जो हम रिटेल की बात करें, तो रिटेल पे टू मेनी सेल्स पॉइंट्स, टू मेनी SKUs और टू मेनी सप्लायर्स, ये इंडस्ट्री में दिख रहा है। एक तरीके से अच्छी बात है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, ऐसा कोई भी सोचेगा। लेकिन जब एक आर्किटेक्ट या कंज्यूमर से हम सवाल पूछते हैं कि आपका क्या तजुर्बा रहा है, जो भी हम सर्वे चलाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें कंफ्यूजन बहुत है, हमें दुकान के अंदर जाकर के थोड़ी देर के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद फिर से वापस आना पड़ता है। तो ये चीज हेल्दी नहीं है। टू मेनी SKU, टू मेनी सप्लायर, causing too much confusion and too much time spent for the consumer.
जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कहते हैं, क्योंकि हमारी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है होम आइडिया, तो वहां से भी मैं देखता हूँ कि टू मच SKU, टू मच इन्वेंट्री, टू मेनी रिटेलर, टू मेनी स्मॉल ट्रांजैक्शन, टू मच रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे एफिशिएंसी घटती जा रही। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देख रहा हूँ तो ये टू मेनी SKUs जितने भी मीटर इंडस्ट्री में आज कंज्यूम हो रहे हैं, वो टू मेनी SKUs पे बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण से बैच साइज छोटे होते जा रहे हैं, मशीनों को यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी कम मिल रहा है। मेरे हिसाब से हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बार को ऊंचा करें। Ajay, I'm sorry I'm interrupting you. अब तेरा कैमरा ठीक कर दे, वीडियो कैमरा, people are not able to see you. Okay, thank you. कैमरा, हाँ, but now better, thank you. Okay, thank you. So अगर जी हम थोड़ा बार ऊंचा कर दें कि हम किसके साथ संबंध बना रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल करें, सोचें कि ये जो पार्टनर है हमारा, भले वो सप्लायर हो भले वो कस्टमर हो, ये हमें क्या अलग लाके दे रहा है, ये हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। हम कहीं पे ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यदि हम सिंप्लीफाई करें, हम कंसोलिडेट करें, तो हमारे पास काफी एनर्जी और पैसा रिलीज होगा। ये पैसा और ये एनर्जी हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी दुकानों को दूसरे एरिया में लेके जाने में यूज कर सकते हैं। जब कोई कंज्यूमर अपना घर का काम पूरा करता है तो हमारी दुकानों में आकर के कर्टन या अपहोल्स्ट्री देख करके 2 या 2.5 घंटे लगाता है। उसी समय पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे और बहुत सारी चीजें खरीदनी है। हम क्यों नहीं उन चीजों का भी ध्यान करते, अपनी दुकानों में वो चीजें रख के उस कंज्यूमर का जो स्पेंड है उसका एक ज्यादा बड़ा हिस्सा लेते। हमारे यहाँ पर क्या ऐसी कमी है? प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, संबंधों की कमी नहीं है। इंडिया में मार्केट में कोई कमी नहीं है। कंज्यूमर कितनी कैटेगरीज ढूंढ रहा है, कोई डस्टबिन से लेकर के लैंप्स तक, कोई बाथरूम फिटिंग से लेकर के टाइल्स तक, कोई फ्लोरिंग से लेकर के हर चीज घर में लगा रहा है। और वो वही कस्टमर हैं जो हमारी दुकानों में आकर के कर्टन या अपहोल्स्ट्री ले रहे हैं। तो ये एक मेरा सुझाव है कि हम थोड़ा बार ऊंचा करें, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें। दूसरी बात यह है कि हमें हमारी कैटेगरी को, जो कर्टन और अपहोल्स्ट्री की कैटेगरी है या बेडिंग है, इसको कंज्यूमर के दिमाग के सामने लाना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। पिछले 60 दिनों से सारी दुनिया लॉकडाउन में है और लोग हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हेल्थ के लिए। सो मैंने कोई यूट्यूब पर या कहीं पर एड देखी स्पोर्ट्स साइकिल्स की, बाइक्स की। जब मैंने स्पोर्ट्स बाइक की एड देखी तो वो एड जिस तरीके से दिखाई जा रही थी, मेरा दिल करा कि मैं भी कल जाकर के स्पोर्ट्स बाइक खरीदूं। तो हमें यदि हमारी इंडस्ट्री को आगे लाना है तो हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए एडवर्टाइजिंग करके कंज्यूमर को कुछ दिखाना पड़ेगा, उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली इनोवेशन लाना पड़ेगा जो कंज्यूमर के लिए मायने रखता है, जो कंज्यूमर को चाहिए, जो कंज्यूमर को बेटर वैल्यू देता है। उन चीजों को आगे ला करके उनके बारे बात करनी पड़ेगी कंज्यूमर से, और डेफिनेटली सच कहना पड़ेगा। यदि हम ये 2 काम करें तो हमारी इंडस्ट्री का कंजम्पशन बढ़ सकता है। बिना मेहनत के हमारी इंडस्ट्री को ये नुकसान होगा कि उसे कोई भी कंज्यूमर का स्पेंड का शेयर ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा इतना सही कहना है दैट वी शुड नॉट stop the investment in making our industry top of the mind. So I would like to then move on to answering कि कैसे हम, मेरा रिटेलर्स के लिए क्या सुझाव है। और यहाँ पर मैं स्लाइड दिखाना चाहूँगा, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। एंड so I don't think you can see my screen yet. Just give me 1 minute. And if अगर हम इंडस्ट्री के बारे में ये सोचें कि आज कोविड है और इसके लिए हम क्या उपाय ले सकते हैं, तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कोविड से पहले
हमारी इंडस्ट्री की क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी। कोविड होते हुए मुझे ये लगा है कि काफ़ी इंडस्ट्री में हमारे पास दिक्कत थी, और वो दिक्कत अब जाकर के बड़ी दिक्कत बन सकती है, तो हमें बदलाव लाना चाहिए। मेरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही, लेकिन मैं स्लाइड से पढ़ सकता हूँ। तो मेरे 10 पॉइंट है और मैं सिर्फ एक पॉइंट को के लिए 10 सेकंड लूंगा पहले। और ये मैंने कुछ दिन पहले जब भी सेमिनार हुआ था तो कुछ पॉइंट उसमें बताए थे, लेकिन उनको दोहराता हूँ और कुछ नए पॉइंट्स हैं मेरे ध्यान में। एक तो क्योंकि कैश फ्लो का काफ़ी तकलीफ है इस मौसम में, तो हमें इन्वेंट्री कम करनी चाहिए रिटेलर्स को। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इतनी इन्वेंट्री है, और हमें इन्वेंट्री कम करके अपना कैश फ्लो बढ़ाना चाहिए। मैंने अभी कहा कि अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सप्लायर्स, बहुत ज़्यादा एसकेयू से दूर रहना चाहिए, उससे वेस्ट बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए हमें डिजिटल सोल्यूशन लाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। जो डिजिटल की बात सुन के बहुत सारे रिटेलर्स के मन में ये है, ये डिजिटल से कुछ नहीं होगा, कस्टमर को तो टच एंड फील चाहिए ही चाहिए। इससे गलत सोच की सावधानी मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं सबको सावधान करूंगा कि ऐसा सोचना गलत है कि डिजिटल है या फिजिकल है, दोनों होना चाहिए। यदि हम डिजिटल और फिजिकल कंबाइन करते हैं तो हमें कस्टमर का सही सोल्यूशन निकलता है। यदि आपकी दुकान में कोई कुछ खरीदने आता है, उसे स्पर्श करना है, उसे आपसे मिलना है, वो आपको जानता है, उसे 2 घंटे लगाने हैं, लेकिन हो सकता है वो डिजिटली होमवर्क करके आ रहा है, वो इंस्टाग्राम देख करके आ रहा है, वो पिंटरेस्ट देख करके आ रहा है, वो वेबसाइट देख करके आ रहा है। तो कस्टमर को डिजिटली एंगेज करना और उसके बाद फिजिकली उसको सर्विस करना, इसकी जरूरत बढ़ती रहेगी, कोविड हो या ना हो। ये सारी दुनिया में हो रहा है। हमें, मैंने पहले भी कहा कि सॉल्यूशंस देनी चाहिए। प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स बेचेंगे तो हमारी इसके बाद क्योंकि इस समय कंज्यूमर खुद फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, तो ईएमआई के ऑप्शन जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री कर रही है, हमें भी टाई अप्स करने चाहिए। एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि कंज्यूमर्स को 12 ईएमआई देते हैं, और उसकी जो कॉस्ट आती है वो रिटेलर या जो सप्लायर है या ब्रांड्स हैं वो बेयर करते हैं। तो ऐसे ईएमआई बेस्ड सॉल्यूशंस भी हमें निकालने चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि काफी काम अब स्टोर के बाहर होने वाला है, तो ये अब इस समय तो हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर्स स्टोर में आने से परहेज करें। कुछ दिन के बाद आप यदि स्टोर्स को सफा रखेंगे और सारे सावधानी लेंगे, जो मेरा अगला पॉइंट है कि हाइजीन अगर जो हम रखते हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा और लोग आएंगे। लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते या कोविड के डर से नहीं, वो लोग वक्त से, ट्रैफिक से के कारण से नहीं आना चाहिए, उन्हें लैपटॉप्स और आईपैड्स और सैंपल्स के साथ हमें डेफिनेटली सर्विस करना चाहिए। हमारी जो सिटीज हैं, इन सिटीज के अंदर लोगों को 2 घंटा आना जाना, उसके बाद दुकान में 2 घंटा लगाना, 4 घंटे का समय का कष्ट देना हमें जरूरी नहीं है। और हमें नहीं सोचना चाहिए फिर हमने दुकान क्यों खोली है। हमें एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए। हमें हमारे स्टोर का लेआउट और उसका साइज, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। पूरा ब्लैक बोर्ड साफ करके उसके बारे एक बार फिर से सोचना चाहिए। भले हम कल से स्टोर नहीं बदली कर सकते, हम सारे इंटीरियर और फर्नीचर और फिक्सचर बदली नहीं कर सकते, लेकिन अब हम सोच तो सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ वक्त कम है, हमें हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स यंग को हम पार्ट टाइम नौकरी दे दें। वो हफ्ते में 2 घंटे या 4 घंटे आकर के हमारे स्टाफ के साथ बात करें, मूड बोर्ड बनाएं, हमारे 4 कस्टमर्स को अटेंड करें। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस समय हम कॉस्ट के ऊपर ध्यान दें। जिनके स्टोर्स रेंट पे हैं, उन्हें लैंडलॉर्ड्स के साथ बात करके, लड़ाई बिना किए, उन्हें समझा करके, उनके साथ कुछ रेंट में कटौती करके, और उनको सामने कुछ अपनी सेल्स अगर ये बढ़ गई तो उन्हें कुछ वायदा करके, कुछ रेवेन्यू में से फायदे का प्रॉमिस दे करके इस तरीके का अरेंजमेंट करना चाहिए। यदि किसी का रेंट पे लिया हुआ स्टोर नहीं चलता है तो लैंडलॉर्ड को आज तो नहीं, लेकिन 24 महीने बाद एक खाली दुकान जब मिलेगी तो उसका भी नुकसान होगा। उसे ये बात समझानी चाहिए।
हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कोविड की इंश्योरेंस पक्का ली जाए। आई थिंक मुझे कल किसी ने कहा कि ये अनिवार्य हो गया, ये लीगल हो गया कि यदि स्टोर खुलता है तो हर एम्प्लॉय का होना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये भय बैठ गया है कि कोविड के लिए लोग 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। हमारी कंपनी में लास्ट 3 दिन में 2 केस हुए हैं, और क्योंकि हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में, मैं खुद का तजुर्बा सिर्फ 1 मिनट में ये कहूंगा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट वाज एक्सीलेंट एंड बेटर देन जो हम कर सके हमारे एम्प्लॉय के लिए। तो गवर्नमेंट ने दोनों एम्प्लॉय का चार्जेस वगैरह बहुत ही रीजनेबल पे कैप लगा हुआ है। तो भय और डर से जीना की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस कोविड का सामना सावधानी से लेकिन हिम्मत से करना पड़ेगा, वरना बिजनेस के अंदर जो तकलीफें आएंगी वो तकलीफें भी कोई कोविड से कम नहीं होंगी। पिछले वेबिनार पे मैं था, मैंने कहा सबको जाते समय विश यू गुड बिजनेस। तो किसी ने पैनल पे मुझे कहा नहीं, सबसे पहले हेल्थ है, अपनी इकोनॉमी की हेल्थ, और उसकी अगर जो हेल्थ बिगड़ेगी, इकोनॉमी की हेल्थ, तो उसकी दुर्दशा हम देख रहे हैं रोज टीवी पे, और वो दुर्दशा भी काफी भयानक है। तो हमें दोनों संभालना है, हेड एंड हार्ट दोनों संभालना है। तो काम संभालने के लिए हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान करना चाहिए, कस्टमर्स को ये चीज लगनी चाहिए कि इन्हें अपनी चिंता है, तो मुझे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए स्टोर में आते हुए। कल YouTube पे एशियन पेंट्स ने ऐड दिया है अपने पेंटर्स के बारे में, उन्होंने काफी अच्छा ऐड बनाया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐड YouTube पे देखें। और यदि हम जो टेलर्स वगैरह के लिए थोड़ा खर्चा करके उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे देवें, तो जब वो किसी के घर जाएंगे, भले उसकी मजबूरी है, वो चाहता है कि आ जाए, पर एक अपनी स्टोर का ब्रांड का प्रभाव वहां पर छोड़ के हमें आना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बस इतनी सी बात कह के मैं चिराग को थैंक यू कहूंगा एंड अलाउ द टाइम टू द अदर पैनलिस्ट। Yeah, thank you, Ajay ji, for sharing your knowledge. थैंक यू। I just wanted to share one data from all the people who have logged in. Manufacturer category is 11%, wholesale category is 13%, retailer category is 54%, architects are 12%, importers are 6%, and exporters are 4%. So thank you everyone for joining. Now let's connect to our second speaker. Established in 1968, GM Fabrics brand is known to everyone who is involved in the furnishing fabrics trade. The company is one of the oldest players in the textile field. Mr. Gurvinder ji, the director of this company, is himself a creative visionary. Welcome, Mr. Gurvinder ji. Thank you. Yeah. Mr. Gurvinder ji, question to you is, share your experience on how can mills collaborate closely with distributors and retailers. अपने अनुभव से बताइए मिल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ मिलकर सहयोग से काम कर सकते हैं। Thank you. Okay, hello friends, hello panelists and all the attendees on this platform. 1968 से हमारी कंपनी शुरू हुई थी, हमारे फादर साहब ने शुरू की थी, बट होम फर्निशिंग्स जो है हमारी 1995 से शुरू हुई थी। जब मुझे आप लोगों को ध्यान होगा काफ़ी रिटेलर्स को, भाई जो पहले 10-15 साल थे उसमें हमारी काफ़ी क्वालिटीज़ मशहूर हो गई थी, जैसे मैडोना प्रेस्टीज करके हर रिटेलर ध्यान रखता था, मलिका, कैंडी एंड किटकैट करके काफ़ी रिटेलर हम आज देखें तो हमारे कलर चलते थे 1, 4, 12 क्रीम, बेज एंड ब्राउन। तो काफ़ी रिटेलर आज भी हमें कभी कुछ मांगना होता है तो जी 1 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर के हिसाब से आज भी याद करते हैं। जो पहला जो 10-15 साल थे हमारे फर्निशिंग में, उस टाइम पे काफ़ी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिल्स की काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप चलती थी, जो कि पिछले 10-12 साल में काफ़ी, मैं सोचता हूँ, थोड़ी भटक गई है या बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स चाइना एटसेट्रा होती गई है। तो
मेरा यही कहना है भाई, हमें क्लोजली कोलैबोरेट करना पड़ेगा पूरी सप्लाई चेन को। रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अभी जैसे जो मिल्स हैं इंडिया की, इतनी मॉडर्न मिल्स बनी हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं। कोई भी डिज़ाइन दुनिया का, कोई भी क्वालिटी, कोई भी कलर फिनिशेस, कोई भी सर्विस में, किसी में दुनिया में सबसे आगे गिने जाएंगे। तो चाइना छोड़ के या जो सस्ती चीज़ें छोड़ के अपना ध्यान इंडियन मिल्स की तरफ प्रेफरेंस और अपना फोकस जरूर करें। अभी लोग हमें बोलते हैं भाई यार चाइना सस्ता है, सस्ता है। देखिए थोड़ा फर्क है जरूर। हम लोग यूरोपियन क्वालिटी देते हैं इंडियन मिल्स जो हैं, और वेरी रीजनेबल रेट्स में देते हैं आपको। प्राइस मैं बोलूँगा भाई, प्राइस जो फैक्टर है जो सब लोग चाइना चाइना करते हैं, तो थोड़ा सा फर्क जरूर है इंडिया और चाइना की रेट में। उसका कारण भी है, जो चाइना की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और हमारे जो हैं, उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। फॉर एग्जांपल उनको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स 15 to 17% एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को हार्डली कुछ नहीं मिलता है। रॉ मटेरियल देखेंगे तो इंडिया में कम से कम 15 से 20% महंगा रॉ मटेरियल मिलता है हमें एज कम्पेयर टू द चाइनीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखेंगे, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं जैसे 250-300 मीटर पर कलर के, उनको आज भी 750-800 मीटर मिलते हैं। सो इन कारणों से थोड़ा फर्क जरूर है रेट्स में, पर बेटर प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस मिलेंगे। सो यू मस्ट पूरा आपको जो है ना कॉन्फिडेंस लेके और पूरा फोकस और प्रेफरेंस देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा भाई, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में, जो कॉपी कर देते हैं डिजाइन्स आपके, या जो मिलों के पास इतना R&D होता है, और जिसके पास R&D नहीं है और कॉपी करके वो मार्केट खराब करते हैं, और क्योंकि वो सस्ता दे रहे हैं तो रिटेलर्स भी उनके कहने में आ जाते हैं। तो वो चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई एथिकली वर्क होना चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके और अपने आप को और पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करके एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज व्हाट आई फील। Yeah. चिराग। So how can furnishing industry work together to smoothen the supply chain? सारी furnishing industry साथ में मिलके supply chain को कैसे सुधार सकते हैं? ओके, देखिए जो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर अगर बताऊं, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स हैं हमारे इंजन है अपनी इंडस्ट्री के, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैं इंजन बोलूंगा, क्योंकि जो भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बेचना चाहेगा, जो चीज़ प्रमोट करना चाहेगा, वही चीज़ बिकती है फाइनली जाके दुकान में। तो उनको जो अपनी सप्लाई चेन है उसमें हम अगर दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से अगर देखें, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ओवरहेड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके फिक्स्ड ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके कैपिटल इंटेंसिव बड़े हैं, उनके इन्वेंट्रीज, उनको मिलों को, अपना यार्न सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी होती हैं विद इन 10-15 डेज। तो ये पोजीशन है अपना मिलों की। सेकंड आए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी काफ़ी इन्वेंट्री रख के बैठे हैं, वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर चल रहे हैं। अच्छा, अभी रिटेलर्स जो हैं, मैं अगर देख रहा हूँ इंडिया की रिटेल सिचुएशन, तो 80% रिटेलर्स जो इंडिया में हैं, वो लोग जनरली दे बाय आफ्टर सेल, क्योंकि कट सर्विस करते हैं ज़्यादा करके लोग, तो वो बेच के माल फिर खरीदते हैं। तो इसके लिए रिटेलर से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो क्विकली पूरे साइकिल को स्मूदन कर सकता है। रिटेलर प्रॉम्प्टली देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा मिल को, और मिल देगा यार्न सप्लायर को, तो ही हमारी जो है ना पूरा साइकिल स्मूथली चलता है। और मैं तो ये भी कहूँगा भी, ये जो इतना सिचुएशन जो कोरोना की चल रही है, या जो आगे आने वाला समय है, इट इज़ ऑलवेज बेटर भी सब लोग अपनी आउटस्टैंडिंग्स लो रखें और टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रहें। अच्छा, एक और बात है, जैसे अगर कोई पेमेंट्स डिले होती हैं पूरे साइकिल में, 2 महीने डिले हो गया पेमेंट, तो सीधा 5% ऐड हो जाता है माल के ऊपर, तो हम लोग माल को भी महंगा करते जाते हैं। सो दिस हैज़ टू वर्क वेरी एफिशिएंटली, और वो ये पेमेंट जो है ना वो क्विकली मूव होनी चाहिए, और
So I think that is the only way that it can smoothen the supply chain. Great. How do you see the furnishing fabric industry moving in near future? आप निकट भविष्य में furnishing fabric industry को कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? Yeah. So 2019 से 2020 की जो GDP की कल या परसों फिगर्स आई हैं गवर्नमेंट की, so the figures are so low. मैं जो सुन रहा हूँ 3.5 to 4% GDP growth हुआ है लास्ट ईयर में. Now this year, because of corona and many other factors, the economy is expected to shrink by at least 5%. GDP figures में देखेंगे. So इसका मतलब क्या हुआ भाई, काफी मंदी और स्लो डाउन होने वाला है. तो उससे क्या होगा, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें हम होम फर्निशिंग फैब्रिक्स भी लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है, तो वी आर गोइंग टू बी हिट बैडली. तो हमारे को मतलब हमें कोई नवे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, नवे तरीके सोचने पड़ेंगे अपने आप को सरवाइव करना इस पीरियड में, और फिर फ्यूचर ग्रोथ कैसे होए. तो हमें एक तो जो है ना, पूरी सप्लाई चेन को काफ़ी लीन रहना चाहिए, अपने खर्चे बड़े मिनिमल और कंट्रोल में रखने चाहिए, इन्वेंट्रीज बिल्कुल मिनिमल रखनी चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रखनी पड़ेगी जो टू अडेप्ट टू न्यू चेंजेस. जैसे अजय ने भी कहा भाई, डिजिटाइज काफ़ी होना पड़ेगा, ई कैटलॉग्स, काफ़ी चीज़ें जो होमवर्क करके आए, इंटीरियर डेकोरेटर्स होंगे या आर्किटेक्ट्स होंगे या कस्टमर्स होंगे, तो वो फिर जैसे अभी इवन जो मेजरमेंट है, जो सिलाई के लिए मेजरमेंट लेनी है, अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतने कोई लोग टेलर जाके मेजरमेंट्स लेते नहीं हैं. काफ़ी वहाँ पर कोई ऐप्स भी मिलते हैं जिससे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं एंड यू कैन टेक अ प्रॉपर मेजरमेंट आप ले सकते हो कर्टन की. तो ऐसी चीज़ें हर एक को जो है ना सोचनी पड़ेंगी और आगे लानी पड़ेंगी. दूसरी बात, जैसे 20% आपकी दुकान में जो पूरा आपका जो मर्चेंडाइज है, तो उसका 20% जो है ना मर्चेंडाइज, वो आपकी 80% सेल जनरेट करता है. नॉर्मली ऐसा देखा जाता है. तो आपको फोकस करना चाहिए भाई, मैं वो 20% चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर मैं कैसे अपनी सेल मैक्सिमम निकाल सकूं. सो परचेजिंग विल हैव टू बी वेरी केयरफुली. आप क्या कैटलॉग्स प्रमोट करना चाहते हैं वो बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें करनी है. और दूसरी बात, फ्यूचर में मैं ये भी देख रहा हूँ भाई, कस्टमर रिक्वायरमेंट और मार्केट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. रिसाइक्लेबल पॉलिस्टर यूज़ काफ़ी होना शुरू हो गया पिछले 6-8 महीने से. हम लोग एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ऑफर कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए. सो इको फ्रेंडली रिसाइक्लेबल फाइबर्स एंड फैब्रिक्स का काफ़ी ग्रोथ होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए फ्रॉम कंज्यूमर्स. एंड स्पेशल परफॉर्मेंस फिनिशेस हैं, जैसे एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस हैं, वो भी हमें काफ़ी इजीली अभी अवेलेबल हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो we can offer you all those kind of, उसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है मगर you can get antiviral and antimicrobial things. तो I think these are some of the few things जो फ्यूचर में नज़र आ रही हैं. और देखिए, वर्ल्ड इतना चेंज हो चुका है और इतना चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली आगे भी. अगले साल 1.5 साल तो काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं. तो जो चीज़ें बिफोर कोविड मैटर करती थी, वो काफ़ी चीज़ें आज के ज़माने में वैलिड भी नहीं है. तो यही चीज़ है भाई, हमें फ्यूचर में वी हैव टू गो विद इंटेग्रिटी, विद ethical practices, and we have to support each other in the whole supply chain to survive, and then when the time improves, grow again. That's what I want to say. Yeah. Thank you. Thank you, Gurvinder ji, for sharing your knowledge. Yeah. Now, I would like to introduce to our third speaker. DCTex is one of the leading manufacturers of home furnishing fabrics. It was established since 1999, led by enterprising brothers, Mr. Rajneesh and Mr. Nimish Arora. I would like to welcome Mr. Rajneesh ji. Welcome, Mr. Rajneesh ji. Thank you, Chirag. Yeah. So Namaste, what according India, and hello, India. Yeah. Okay. So what according to you is the one single biggest challenge and opportunity for the home textile manufacturing sector in India currently? आपके अनुसार आज भारत में होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और एक सबसे बड़ा अवसर क्या हो सकता है?
चिराग, ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में और जबान पे है कि कैसे कस्टमर रिटेलर के पास आए और कैसे डिमांड क्रिएट करे लग्जरी आइटम कॉटन फैब्रिक एंड अपहोल्स्ट्री की। उसके बिगेस्ट चैलेंज तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये 2 महीने लॉकडाउन के अंदर हम लोग ने काफी कुछ सोचा है एज अ ग्रुप कि कैसे कस्टमर को हम अपने रिटेलर्स को और होलसेलर्स को सपोर्ट करें और इंडिया को सपोर्ट करें। एक्चुअली सब लोग जानते ही हैं कि 1999 में हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट कंपनी चालू की थी और एक्सपोर्ट में हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया था। एक मोटो था हमारा, एक स्लोगन था, इटालियन फैब्रिक्स एट इंडियन प्राइसेस। लेकिन वो 5-10 साल से हमने छोड़ दिया वो सब। अभी तो हमको ये करना पड़ेगा ऑल इंडिया में और सब लोग को करना पड़ेगा इंडियन फैब्रिक्स एट रीजनेबल प्राइसेस। वो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जो है ना, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को। सब लोग चाइना से और काफी परेशान हैं और मैं वो समझता हूँ कि जो एक तरह से इंडियन सिटीजन भी है वो भी जानता है कि चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेने का। तो सब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। और कैसे ग्रैब करना है, कैसे प्रमोट करना है इंडियन प्रोडक्ट, उसके काफी तरीके पहले की स्पीकर्स ने बोल चुके हैं और मैं थोड़ा और बोल देता हूँ। इसके ऊपर यह है कि स्पेशल फिनिशेस, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, रिसाइकलिंग फाइबर और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेल्समैन को हमको गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये कस्टमर आता है उनको समझाओ कि नया प्रोडक्ट क्या आया है। वो अपॉर्चुनिटी जो है उसको इनकैश करिए। और कैसे इनकैश करेंगे, जैसे हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स प्रॉपर गाइड करेंगे रिटेलर्स को, और हम बैठे हैं गाइड करने को और करेंगे जरूर, क्योंकि रिटेलर्स के साथ ही गाड़ी चलती है हमारी। बिकॉज जैसे गोविंद जी ने बोला हमारे इंजन है, तो इंजन तो है ही ना जी, उसके साथ में हम चलेंगे। एक्सपोर्ट तो देखो होता है जी, लेकिन लोकल मार्केट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट एंड आई बिलीव दैट वी ऑल कैन टाइड ओवर द सिचुएशन। पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए सब लोग के पास, कोई नेगेटिव नहीं बात करे। ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं जी, सब छोड़ दिया हम लोग ने देखना। पॉजिटिव बात करो और पॉजिटिव सोचो इंडिया के ऊपर। Second question to you. As per PM's message of self-reliant India, will you be able to compete with the imported products with regards to quality and price? आत्मनिर्भर भारत के संदेश के प्रति क्या आप क्वालिटी और कीमत के संबंध में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से कॉम्पीट करने में सक्षम होंगे? चिराग, the Yeah. answer is no. No way any Indian can in any way compete the price with China. चाइना की कोई एथिक्स नहीं है, कोई आइडिया नहीं, कोई भी भाव में माल बेच देते हैं और सब, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, इंडियन के मैन्युफैक्चरर्स के पास क्वालिटी है, सर्विस है, प्यार है और मोहब्बत है। और डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो उसकी हम लोग अपने तरफ से एक नया इनोवेटिव आइडियाज, डिजाइंस, colors, schemes, everything we can do. We will in a way promote through mood boards, through I would say online seminars, Zoom talks. ये हमको बनाना पड़ेगा चिराग, क्योंकि चाइना आपको पता है पिछले 5 साल से कितना डंप कर रहा है इंडिया में, और थोड़े बहुत तो हम लोग की गलतियां हैं, सब लोग की। चाइना के पास जाके माल खरीदते हैं तो थोड़ा कस्टमर को एक आदत हो गई है सस्ता माल लेने की, लेकिन अभी सब कुछ बंद करना पड़ेगा और एक वैल्यू आइटम्स एट रीजनेबल प्राइसेस हमको बनाने ही पड़ेंगे और कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। और उसमें रिटेलर्स का बहुत बड़ा हाथ है और सपोर्ट रहेगा, और रिटेलर्स के कारण ही हम लोग होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स आगे
काम बढ़ा सकते हैं और थोड़े बहुत आइडियाज रिटेलर से भी आएंगे। अगर कोई चाइना की क्वालिटी बनानी है, किसको कोई प्रॉब्लम है तो देखेंगे, बना सकेंगे, लेकिन चाइना से तो हमको नहीं कम्पीट कर पाएंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि चाइना के पॉलिसीज दूसरे हैं, उनके बहुत तरह तरह के डिफरेंट उनको बेनिफिट्स मिले हैं। इंडिया के देखिए वर्कफोर्स भी ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है हमारी, टेक्सटाइल्स की, हमारे भी खर्चे हैं, हमको भी अपना देखना पड़ता है। तो लेकिन हाँ, प्रोडक्ट रीजनेबल बनेगा तो क्यों नहीं बिकेगा। और प्रोडक्ट हम लोग को इस तरह से बनाने का है कि जो चीजें हमारे पास पड़ी हैं उसके ऊपर ही कुछ चेंजेस करें, थोड़ा फिनिशेस में करें, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, थोड़ा कस्टमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करें तो हम कर सकेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इज वेरी वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि आप लोग इंडिया से प्रमोट करिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 अपना गोर्बाचोव, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूरोप में पढ़ रहा था और 2 जापानीज स्टूडेंट थे, और वो 2 जापानीज स्टूडेंट उसके साथ में पढ़ रहे थे क्लास में। तो एक जापानीज स्टूडेंट पेंसिल को शार्पन करता था और दूसरा नोट्स लिखता था। तो गोर्बाचोव ने लिखा है अपनी ऑटोग्राफी में कि ये तुम क्या कर रहे हो, बार बार शार्पन कर रहे हो पेंसिल, इंग्लिश क्यों नहीं खरीद लेते। तो आपको आश्चर्य होगा कि वो जापानीज ने क्या बोला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जापान एकदम तबाह हो चुका था। तो उसने यही बोला कि अगर मैं जापानीज होके मैं जापान का प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा तो मेरी कंट्री ऊपर कैसे आएगी, मैं क्यों इंग्लिश का सामान लूं। तो मैं चाहता हूं कि ये सब इंडिया सोचे, हम लोग को प्रोडक्ट इंडिया का ही लेना है और हम लोग को इंडिया का ही प्रोडक्ट बेचना है, और इस तरह से गाड़ी आगे बनेगी। Okay, great. Third question to you. Is online sales emerging as the next big marketing tool? What would be your advice to retailer on how to adopt to this change and take advantage of it? इस उभरते ऑनलाइन बिक्री के बारे में रिटेलर्स को आपकी सलाह क्या हो सकती है? इस बदलाव को कैसे अपनाएं और इसकी लाभ कैसे उठाएं? Thank you for the question. It's a very good question which is on everybody's mind. देखिए जी, ऑनलाइन सेल्स तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 20 ईयर से कर रहे हैं, और 10-12 साल से चालू हो गई थी अब्रॉड में। तो सेल्स सब लोग ही कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, इंडिया में भी आपको सब पता ही है, सब लोग खरीदते रहते हैं, अमेजोन में जाओ, मिंत्रा में जाओ, सब जगह पे जाओ। ऑनलाइन सेल्स इज यस गोइंग, इट्स अ नेक्स्ट मार्केटिंग टूल इन टुडेस वर्ल्ड। यानी 2 महीने में जिसको नहीं भी आता था ना कि खरीदने का ऑनलाइन में, वो सीख गया जी। मैं कुछ यान के सेमिनार में गया था, यान के ट्रेडर्स हैं, यान के मर्चेंट्स हैं, तो काफी लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था, टैली नहीं आता था, ये नहीं आता था, सब लोग सीख गए हैं। तो हमको अपने रिटेलर्स को भी मार्केटिंग टूल देना पड़ेगा, हमको अपने होलसेलर्स को भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, और रिटेलर्स को भी खुद करना पड़ेगा। They have to develop their own kind of a marketing tool so that they can bring the product to the customer sitting in the shop. आज के दौर में तरह तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सोफा के ऊपर अगर कोई कस्टमर को आपने ऑनलाइन चैनल पे कोई डिजाइन दे दिया तो वो डिजाइन के ऊपर आप उसको सोफे पे डिस्प्ले करके कस्टमर को स्नैपशॉट भेज सकते हो। वो कस्टमर अपने आप देख के अप्रूव कर सकता है, उसको घर के बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में हमको पर्सनल रिलेशंस कस्टमर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। एक सिंपल सा फोन कॉल अगर हम कस्टमर को करें कि क्या हाल चाल जी, तबीयत कैसी है, तो कस्टमर को अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि रिटेलर्स एक पर्सनल रिलेशंस बना के रखें, अपने कस्टमर के साथ बना के रखते ही होंगे, लेकिन अगर खुद ओनर जब भी कस्टमर आएगा और अभी खुद अटेंड करें तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, rather than the salesman attending first. They will understand personal touch is very important in today's business. जैसे बोलते हैं हमारा फैब्रिक को टच एंड फील करना चाहिए, मैं समझता हूँ पर्सनल टच हम बातचीत करें आगे जाके तो कस्टमर हमको अच्छा, it will feel much better. अभी ऑनलाइन सेल्स के लिए जैसे हम प्रमोशन ऑफर्स हम कर सकते हैं,
रिटेलर्स भी कर सकता है, कोई स्कीम्स निकाले, कोई फ्लाईओवर्स भेजे। एक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा ये पैनल में जो मुझे भी मेल्स आते रहते हैं, आई वुड से इसका मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही अच्छा है जो मुझे भी मेल्स आते हैं। तो प्रमोशन ऑफर से कस्टमर्स अट्रैक्ट होएगा। जैसे हम लोग भी घर बैठे बैठे 2 महीने में काफी मेल्स आए और हमने भी काफी कुछ खरीदा है ऑनलाइन सेल्स के ऊपर। अभी कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को कैसे इंटरेस्ट किया कि क्या अवेलेबल है मार्केट के अंदर, क्या हम दे सकते हैं। हमको मूड बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, डिजाइन बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, कुछ कलर स्कीम्स देनी पड़ेगी, कुछ ये एक टारगेट देना पड़ेगा। जैसे कोई इंटीरियर डेकोरेटर आके हमको जब भी घर बनाता है हमको बताता है ये आप बना सकते हो, ये बना सकते हो। तो रिटेलर्स को भी एक मूड बोर्ड को दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये चीजें चल सकती है, ये ऐसा आपका सोफा बन सकता है, ऐसा आपका पर्दा बन सकता है, ऐसा आपका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ये कलर में अवेलेबल है, अगर आपको ये कोई कलर चाहिए ठीक है, हम कंपनी से बात कर सकते हैं कि आपको एक कलर में शायद बना के दे सकते हैं। तो वी हैव टू actually create that atmosphere where we can definitely meet the demand of the customer online. फिर जैसे आपको पता है सब लोग को ही कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करिए थोड़ा बहुत, जहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं हम भी करेंगे। और ऐप के ऊपर सब कुछ और डिजाइन्स लोड करिए और डिजाइन्स के अंदर मेंशन करिए कि इसके अंदर क्या फायदा है ये प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है या फायर रिटार्डेंट है, या ये प्रोडक्ट के अंदर से क्या फायदा होएगा इसके अंदर। तो वो सब चीजें, और हो सके तो कोई टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ में उसको आप अटैच करिए कि कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये चीज ये टेस्ट रिपोर्ट के साथ आ रही है, तो चलो ठीक है ये प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई एम वेरी श्योर दैट हर एक इंडियन सिटीजन सपोर्ट करेगा इंडिया को, क्योंकि वो भी फेड अप है कि ये वायरस चाइना से क्रिएट किया गया है। तो वो इनके दिमाग में ये बात पक्की है कि वो चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेगा, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा रिटेलर्स का कि जब भी इंडियंस बाहर निकलेंगे थोड़े बहुत और शॉपिंग करेंगे। हाँ थोड़ा टाइम जाएगा, जैसे 1 महीना लगेगा बॉम्बे में खुलने को, 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन 3 हफ्ते बैंगलोर खुल गया है और थोड़ा बहुत दिल्ली खुल रहा है, थोड़ा पानीपत खुल गया है। तो सब लोग ऑर्डर्स देना हमको चालू कर दिए, हम हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग हमने जैसे एक ऐप क्रिएट किया है और हमने ऑनलाइन मार्केटिंग बेडशीट्स ऑलरेडी हमको ऑर्डर्स आ गए हैं, और काफी लोगों ने हमसे डिजिटल कैटलॉग भी मांगना चालू कर दिया है। तो एक डिजिटल कैटलॉग रिटेलर्स भी बनाए अपना, और ये प्रोडक्ट जिस अगर फोटोग्राफ चाहिए तो मैन्युफैक्चरर सपोर्ट करेंगे फोटोग्राफ से, जो भी चीजें सपोर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा चेंजेस हमको लेके आना पड़ेगा अपने सिस्टम में, थोड़ा बहुत खर्चा करके थोड़ा एक डिफरेंट लुक लेके आना पड़ेगा दुकान में। तो क्योंकि कस्टमर जब भी आएगा उसको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आना चाहिए। और the most important thing is that in online you have to keep on sending messages to your most loyal and trusted customers, and you should make them feel that you're there for that, for support. Go all the way out to give them service, because service से ही customer खुश रहेगा, और अगर वो customer खुश रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे, क्योंकि हमको भी आपसे ही ऑर्डर्स मिलेंगे और रिटेलर्स का सपोर्ट रहेगा हम लोग के लिए। Great. Thank you, Rajnish ji, for sharing your knowledge. Thank you. Now next, we'd like to start. Shantibhai Shah is one of the leading entrepreneur and founder director of Sarong since 15 years, and is also a chairman of our association. Welcome, Mr. Shantibhai. Shantibhai? ચિરાગ, Yeah. સોરી, આપણે પહેલા રિટર્ન ને લેવાના છે ને કે આપણે? Let's start with you, and then. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, શાંતિલાલ શાહ, સારોંગ, મુંબઈ. Shantibhai, आपके लिए क्वेश्चन है. हाँ, I speak in English and Hindi both. हाँ, हिंदी थोड़ा जस्ट सॉरी, कोई अगर लैंग्वेज में थोड़ा घणું थोड़ा बहुत कुछ होवे तो जस्ट एडजस्ट कर लेना प्लीज. Will not be able to travel in a foreseeable future, what would be the suggested steps for marketing? Salesmen भविष्य में मार्केटिंग के लिए यात्रा करने में
शायद सक्षम न हो पाए, इस बारे में आपके क्या सुझाव होंगे? चिराग, यस। पहले तो कटलेंथ के बिजनेस के अंदर मेरे हिसाब से तो मार्केटिंग का जरूरी नहीं है कि आज जो अपना कैटलॉग है वही मार्केटिंग पर्सन है, तो हम लोग को ट्रैवलिंग क्यों करना है? और अगर रोल वगैरह बेचना है तो अगर फिर भी हम लोग सोच सकते हैं एक बार, मगर कटलेंथ के अंदर तो टोटली जो कैटलॉग गए हुए मार्केटिंग पर्सन है, अगर प्रॉपर अच्छी ढंग से कैटलॉग बना, अच्छा प्रोडक्ट है, तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी जरूर नहीं है। मगर अगर आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर कुछ अवेयरनेस करना है तो हम लोग फोन के ऊपर कि हमारे बैक ऑफिस से जो भी आदमी को ट्रेन करके कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कोई विंडो डिस्प्ले चाहिए या दूसरा प्रोडक्ट कुछ भी चाहिए कि जो हम लोग प्रोवाइड कर सके, और उसको या तो फ्री कॉस्ट में देवो या 50% चार्ज में देवो, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे बड़ी मार्केटिंग है कटलेंथ के लिए। तो कटलेंथ के लिए तो कोई उनको जो भी है बेस्ट मार्केटिंग है कटलेंथ। उसको शोरूम को अपने तरफ से क्या चाहिए, कोई आदमी का वहां पे उनको शकल नहीं देखना है कि भाई हाँ चलो ये कैसी में से आदमी आया, सारों में से आदमी आया, कि उनको टाइम वेस्ट किया, चलो आधा घंटा बिठाया चाय पानी, तो कोई जरूर नहीं है मेरे हिसाब से तो। मगर दूसरा अभी जो है कि अपने को अगर मार्केटिंग में अगर अपने को प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा मेन थिंग, जनरल अपना एसोसिएशन मिलके अगर फर्निशिंग को हम लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आवे जो अवेयरनेस के लिए, कि जो शोरूम तक कस्टमर नहीं जा पा रहे हैं तो उसका कुछ अवेयरनेस, या तो पूरा एसोसिएशन मिलके एक फंड उसका एक ये करे, फंड जमा करे और वो फंड में से खर्चा करे, अगर इंडिविजुअल नहीं कर सकते हम लोग को, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत है अवेयरनेस का। तो अगर ज्वाइंट में अगर सब लोग की इच्छा हुए तो एक सबका ओपिनियन ले लो और फर्निशिंग एसोसिएशन तरफ से ये थोड़ा एक मोटिवेट करो, तो ऑटोमेटिकली मार्केट दूसरा जरूर नहीं पड़ेगा इसका मेरे हिसाब से। Second question to you. The demand in retail is anticipated to be low for the next few months. Do you feel there should be launch of fewer collections? अगले कुछ महीनों में रिटेल मार्केट में मांग कम होने की अनुमान है। क्या आपको लगता है कि कम कलेक्शन लॉन्च होने चाहिए? देखो, अभी नया कलेक्शन के लिए चिराग भाई ऐसा है कि आज ये बिजनेस अभी जो कोरोना के हिसाब से प्रॉब्लम आया हुआ है, तो इसको कम से कम 4-5 महीना या 6 महीना तो यही परिस्थिति में जाएगा। अगर आप लोग अभी नया कैटलॉग लॉन्च भी कर रहे हैं तो कोई लॉन्च आप उसको क्या फ्री बांटना चाहते हैं कि उसका चार्ज लेना चाहते हैं? फ्री बांटना है तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी स्टॉक पड़ा हुआ है, भर दो और एक्स्ट्रा भर दो। फ्री बांटना है तो, अगर चार्ज लेना है तो चार्ज आप बेचेंगे कैसे? उसको कोई कैटलॉग तो उसके पास मालूम नहीं है, और ना तो उसको कोई यहाँ पे बुला सकते हैं, हम लोग इवेंट रख सकते हैं। वो तो अभी 4-6 महीने ऐसा तो कोई सिचुएशन ही नहीं है कि उसको हम रख सके ऐसा कुछ भी। हमको अगर फ्री बांटना है तो डाल दो, और प्लस अपने पास एक्स्ट्रा फंड है खुद का, तो नया कैटलॉग के लिए सोचो। दूसरे मार्केट के फंड के ऊपर नया कैटलॉग का बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आगे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया हुआ है। और दुकानदार को अभी नया प्रोडक्ट का जरूर नहीं, पहले तो उनको कस्टमर का जरूर है कि हमारे पास कस्टमर कैसे पहुंचे। सबसे बड़ी तो समस्या ये है, अभी जैसे आगे बताया हुआ है लोग ने कि जो प्रोडक्ट जितना रिक्वायरमेंट से कई गुना ज्यादा कैटलॉग दुकानदार के पास पड़ा है, दुकान को पता भी नहीं है कि कितने कैटलॉग ऐसे पड़े हुए। आज आपने कैटलॉग डाल दिया, नया डाला हुआ, और दुकानदार ने उसको साइड में रख दिया हुआ। ऐसे तो बहुत सारे केसेस है। तो अब नया अभी ये सिचुएशन में कोई मार्केट में अभी 15-20% में मार्केट नहीं है, तो अभी जब मार्केट ही नहीं है तो हम नया कैटलॉग का क्यों सोच रहे हैं? अगर मार्केट थोड़ी प्रॉपर सेटल होती है तो हम नया सोचे ना। आज की तारीख में हमको ये सोचने का क्या जरूरत है? पहले तो जो हमारा फंड अटका हुआ है या रेगुलर उसका हम लोग तो मेन ये करें कि अभी रिटेल का कैसे बिजनेस स्टार्ट होए कि उससे अपना रूटीन घूमे। हम लोग अभी उसके ऊपर भी नहीं आए, वो भी नए की सोच रहे हैं। जो बीमारी है वो बीमारी का पहले इलाज नहीं कर रहे, नई बीमारी पैदा कर रहे हैं। ऐसा हो गया मेरे हिसाब से। तो नई बीमारी पैदा करने का भी जो है उसमें से हम बाहर निकले। What do you think about imported fabrics way forward? Imported कपड़ा के बाजार में भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है? इंपोर्टेड कपड़ा सब चाइना चाइना चाइना,
मुझे पता नहीं कि चाइना से सबको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सबको इतनी एलर्जी है। आज कोई भी प्रोडक्ट आज फर्निशिंग में चाइना को पैदा हुआ कितना साल हुआ? आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3-4 साल में तो ऐसा भी ट्रेंड चेंज आ जाता है। कोई भी प्रोडक्ट, हम लोग इतना साल से हम लोग फर्निशिंग लाइन में बिजनेस में है कि कोई भी प्रोडक्ट के 3 से 4-5 साल से ज्यादा लाइफ नहीं है, कुछ न कुछ तो नया आना ही है। तो अभी ऑप्शन है अपने पास, इंडिया को ऑप्शन है कि कोई एक नया अच्छा प्रोडक्ट बना देवे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हमने जब ये कट लेंथ का बिजनेस चालू किया था उस टाइम पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट चल रहा था, और गुरबिंदर वगैरह है कि जिंक क्वालिटी से हम लोग ने स्टार्ट किया था सनील का, जो सनील उस टाइम पे मार्केट में कम चल रहा था, इंपोर्टेड वेलवेट चल रहा था, मगर जिंक से जो स्टार्ट किया था कटलेंथ का पहला हमारा प्रोडक्ट जिंक था हम लोग कटलेंथ में आने के बाद। तो कोई भी अगर उतना कोई जरूरी नहीं है कि ये चाइना का प्रोडक्ट ही बिके और चाइना को हम लोग इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेन प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है कि अपना लोकल मिल का इतनी स्ट्रेंथ है कि उससे भी अच्छे प्रोडक्ट बना सकती है, मगर बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हम अगर उनको बनाने को देते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में डर लग रहा है कि हमको कभी धोखा नहीं देंगे नहीं मिल वाले। लोकल मिल का सबसे ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में प्रॉब्लम आज मैं खुद फील कर रहा हूं कि आज मेरे को कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है, अगर मैं किसी को बना दिया और कल मेरे को ये लोग धोखा नहीं देंगे ना, तो ये डर निकलना चाहिए कि चाइना को कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम 6 महीने के अंदर इंडियन प्रोडक्ट का एकदम लाइन लग जाए। और इंडियन मिल को यह भी डेवलप करने के लिए दिया हुआ है प्रोडक्ट कि आगे से चाइना का प्रोडक्ट ही नहीं बिकना है, तो उतना डर जरूरी नहीं है। मगर मेन इंडियन मिल वाले से अपने को होलसेलर को मेन समझना है कि ये लोग धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो सांप को दूध पिला के अपने को डर के ऐसा हुए। तो आज की तारीख में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट बिकना है कि वो नहीं है, प्रोडक्ट को बेचना अपने हाथ में है और वो भी रिटेलर के हाथ में है प्रोडक्ट का बेचना कि कौन सा प्रोडक्ट चलाना। आज नहीं चलने वाला, जब भी हम लोग स्टॉक लॉट बेच रहे थे, स्टॉक लॉट का कोई डिमांड नहीं हो, वो भी डिमांड के साथ बेच रहे थे स्टॉक लॉट भी। प्रोडक्ट को कैसे बेचना, कैसे अवेयरनेस करना, ये रिटेलर की ताकत है और रिटेलर जो चाहेंगे वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो अपने को ऐसे चाइना के ऊपर कि इसको चाइना को बंद कर दो, उसको ये कर दो, उसको ऐसा कोई फर्क नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चाइना 2-3 साल से आ रहा है कि 3 साल से, इतना साल किधर आ रहा था चाइना का प्रोडक्ट फर्निशिंग में? कोई नहीं आ रहा था और इंडियन प्रोडक्ट ही बिक रहे थे। आज इंडियन का इतना ग्रोथ हुआ, सब कटलेंथ वाले का, मिल का, फर्निशिंग के अंदर लास्ट 15 साल से जो ग्रोथ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, कोई कम नहीं हुआ है ग्रोथ, और बेस्ट ही चल रहा है। उसका इतना अवेयरनेस आया कटलेंथ के बाद, नहीं तो पहले कितना यहाँ पे इतना बिजनेस हो रहा था। आज कटलेंथ के बाद जो अवेयरनेस आया, बिजनेस का ग्रोथ हुआ, एक भी मिल का ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे लेवल पे गए हुए। तो हम लोग उतना डिस्टर्ब वो चाइना के प्रोडक्ट से क्यों है? उससे भी बेटर इंडियन प्रोडक्ट बन सकता है और इंडिया का चलेगा, तो उसका कोई इतना मेरे हिसाब से चाइना वाइज नहीं है। मगर मेन इंडियन मिल को रिक्वेस्ट है कि वो बाद में सांप के जैसा काम नहीं करे। थैंक यू शांति भाई। और रिटेलर को एक रिक्वेस्ट है, अगर रिटेलर सब चेन पे है तो मेहरबानी करके जो भी पेमेंट है आज की तारीख में, रिक्वेस्ट जो पेमेंट अभी रिटेलर सब खुल गए हुए, मैक्सिमम खाली बॉम्बे जैसा बंद है, बाकी सब जगह पे खुल गए हुए, तो रिक्वेस्ट सबको पेमेंट डालने के लिए रिक्वेस्ट कि आगे सबका काम रूटीन चलता रहे। अगर एक जगह पे, क्योंकि ये चेन स्टार्ट वहां से ही हो रही है, एक जगह पे अगर बंद हो गया, रुक गया, अगर रिटेलर का नहीं आया तो आज होलसेलर, होलसेल से मिल से आगे सब चक्कर रुकेगा। तो रिक्वेस्ट सबको कि कोई भी अगर फंड है तो आप नया कैटलॉग उसमें इन्वेस्टमेंट करना या दूसरा फालतू इन्वेस्टमेंट करना, उसको थोड़ा ब्रेक मारो और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में से थोड़ा बाहर निकलने के लिए कोशिश करो प्लीज। तो सबको रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किधर भी जितने भी है उनसे जितना होता है उतना रिक्वेस्ट, कम से ज्यादा वो पेमेंट करने की थोड़ी ये करें, मेहरबानी करें, तो आगे सबका काम प्रॉपर चलेगा, किधर भी अटकेगा नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट, अगर कोई ज्यादा बोल दिया तो सॉरी, मैं उतना कोई एकदम ये नहीं है मेरे पे। थैंक यू चिराग। Thank you Shanti bhai for sharing the information. Jayesh Bhai Dave is the founder of Indian Trade and is a business of home textiles from last 35 years. He is also vice president of our association. Welcome Mr. Jayesh Bhai. Hello everyone. Yeah.
So we would like to ask you a question. What would you suggest for the furnishing industry post COVID-19, and what we should do as a team for the benefit of the furnishing industry? ये महामारी के आने से फर्निशिंग इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएंगे? हम सभी को एकत्रित होके एक टीम को के रूप में क्या प्रस्तुत करना चाहिए? वेरी गुड। सबसे पहले तो ये कोरोना का डर जो है दुकानदार और मैन्युफैक्चरर, होलसेलर सब निकालने की कोशिश करें। हर आदमी ये कोरोना के डर से बहुत घबरा गया है, नेगेटिव एनर्जी बहुत आई हुई है। एक स्टडी थी कि ब्रेन भी 5 टाइम्स नेगेटिव सोचता है और 1 टाइम पॉजिटिव सोच रहा है। ये बार बार सब जगह पे ये व्हाट्सएप मैसेज ये सभी कुछ से नेगेटिविटी को हटाना है। शोरूम को प्रॉपर सैनिटाइज और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शोरूम को वापस वाइब्रेंट कलर के साथ में रिटेल जैसे जैसे जहां जहां लॉकडाउन खुल रहा है शोरूम शुरू करने चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं समझ रहा हूं कि सभी दुकानदारों को 40% सेल तो फर्स्ट डे से आना चालू हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे आफ्टर एवरी 15-20 डेज और विद इन अ मंथ 20-25% ग्रोथ होते होते नॉर्मल सेल 2-3 महीने के बाद में आ जाएगा। इसके पीछे मैं वजह बताता हूं। अभी मैंने कहीं स्टडी की थी, पेरिस में लग्जरी ब्रांड की एक स्ट्रीट है, वहां पे उन्होंने लॉकडाउन में शुरू किया तो वहां पे कन्वर्शन रेट बिल्कुल हाई था। पहले घूमने के लिए दुकानों में 10 कस्टमर आते थे, उसमें से 6 लेके जाते थे और 4 वैसे ही घूम के बाहर निकल जाते थे। अब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और ये डर्स के हिसाब से जो शोरूम में कस्टमर आएंगे वो 100% 10 कस्टमर आए तो 10 के 10 सामान लेके जाने वाले, जिससे सेल का फर्क आना नहीं है, वो का वही सेल आएगा। इसके पीछे भी रीजन है। एक तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है। सेकेंड थिंग 3 महीने से सभी घर में रहे हुए हैं। सभी के घर में रहने से बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, वो सोफे पे जूस भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। वो सोफा भी गंदा होता है, कर्टन भी देख देख के बोर हो गए। तो शायद ये बिल्कुल सभी लॉकडाउन खुलने के बाद में ये सब कस्टमर बाजार में आने वाले हैं। जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, होटल्स हैं या क्लब्स हैं, वो अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। अब जब होटल और इनको बिजनेस लेना है तो वो डेफिनेटली अपनी ऐड करेंगे या अपने कस्टमरों को बुलाने के लिए वो बिल्कुल अपनी कर्टन, अपहोल्स्ट्री, बेडशीट सभी कुछ रूम्स को नए डेकोरेट करेंगे, नए प्रोडक्ट लेंगे। तो आई थिंक बीइंग अ लग्जरी ब्रांड, अपनी लग्जरी में आने के बावजूद भी शायद मैं नहीं समझता हूं कि अपनी फर्निशिंग में सेल का ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जितने दबे हुए हैं ये फील्ड, जितनी होटल है ये है जो क्वारंटाइन बनाई हुई है, ये सभी माल लेने के लिए आएगी। होटल्स को भी ये हाइजीन मेंटेन करना, ये करना, उसके हिसाब से वो ऐड करेगी और सभी को बुलाएंगी कि भाई हमको ये फर्निशिंग चेंज करना है, कर्टन चेंज और सोफा चेंज करना है। मैं सबसे बड़ा पॉइंट दुकानदारों के लिए भी और होलसेलर की और मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये करना चाह रहा हूं कि इस फर्निशिंग फैब्रिक की, कर्टन क्लॉथ की, सोफे के कपड़े की अवेयरनेस लानी जरूरी है। मैं देख रहा हूं अवेयरनेस अपने यहाँ पे फर्निशिंग इंडस्ट्री में सिर्फ डी डेकोर एक ब्रांड है जिन्होंने बहुत ये फर्निशिंग की अवेयरनेस लाई हुई है। बाकी सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, इनको सभी ये एसोसिएशन के थ्रू मैं चाहता हूं कि डी डेकोर तो अपना ऐड कर ही रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी ये इंडस्ट्री को बहुत अच्छा अवेयरनेस दिया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सभी को एक साथ में मिलके एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना चाहिए जिसमें हमें यह कहना चाहिए कि भाई अब सोफा और का कपड़ा और पर्दा बदलना जरूरी है। हम लोग एंटी बैक्टीरियल बना रहे हैं, एंटी वायरल बना रहे हैं, लेकिन वो 6 वॉश या 8 वॉश के बाद में खराब होगा, वो हमें समझाना पड़ेगा। और 1-1.5 साल में आपको कर्टन और सोफा बदलना होगा और कपड़े नए ले, जिससे ये आगे भी मार्केट बढ़ती जाएगी। ये अवेयरनेस लाना जरूरी है।
क्यों मेरे अनुभव से मैंने देखा हुआ है कि जब भी कोई पेंडेमिक आता है, बीमारी आती है, तब पहले स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, तब सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई एक रूमर फैल जाती है कि भाई नॉनवेज खाना छोड़ दो। अब नॉनवेज खाना लोग बाग छोड़ देते हैं। जब वो पोल्ट्री फार्म वाले के अंडे नहीं बिकते हैं, तो उन्होंने पोल्ट्री फार्म वालों ने अंडे की एडवर्टाइजमेंट शुरू की थी। रोज खाओ संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये NECC इन्होंने एक संस्था है जिसने ये पूरा अंडे का ये शुरू किया था। दूध पीना कम लोगों ने किया था, तो इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने एडवर्टाइजमेंट चालू की। सभी ने देखा होगा कि रोज पियो दूध। वैसे फर्निशिंग इंडस्ट्री को भी, बीइंग ए लग्जरी लाइन, लेकिन इसको एक ये देखना है कि 1.5-2 साल में लोग बाग अपना कर्टन अपहोल्स्ट्री चेंज करे, उसमें वो बैक्टीरिया बैठ जाते हैं या कुछ वायरस घुस जावे, उसके हिसाब से बदलते रहें। एसोसिएशन को मैं ये भी कहूंगा कि एक ऑथेंटिसिटी सील एक डेवलप किया जाए, जो हर दुकान में, हर होलसेलर के पास में, हर मैन्युफैक्चरर, जैसे गोल्ड में हॉलमार्क होता है, वैसे अपने एसोसिएशन का एक सील हो गए। वो सील के अंदर में वो मैन्युफैक्चरर भी कंट्रीब्यूशन करे, होलसेलर भी करे, रिटेलर भी करे, और वो फंड उसमें से इकट्ठा करके पूरा ये एडवर्टाइजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और आगे सेल सभी का बढ़ता जाए। थैंक यू। चिराग। Thank you, Jayaj Bhai, for sharing all the information. Now the next speaker is Amit Mehta, partner of KC Fabrics, established in 1931. Amit has done his chemical engineering and is an active committee member in the association. Amit, give us one example of the change in mindset you've been able to make. हमें मानसिकता में बदलाव का एक उदाहरण दीजिए। हेलो, नमस्ते दोस्तों। थैंक यू चिराग। कुछ 3 साल पहले हमने डिजिटल और हो सके उतना पेपरलेस जाने की शुरुआत की थी। आज इस लॉकडाउन में हम सारे सप्लायर्स और स्टाफ की पेमेंट्स उनके अकाउंट में पहले कर पाए। उतना ही नहीं, बिजली, पानी, इंटरनेट या फोन सभी पेमेंट्स घर बैठे बैठे कर पाए। अगर ये लॉकडाउन, मैं सोचता हूँ, अगर 3 साल पहले आया होता तो इनमें से किसी को भी पेमेंट हम नहीं कर पाते। क्या हाल हुआ होता, ये सोच के भी घबराहट होती है। मगर फिर भी आज अगर सोचे तो हम में से कई लोग चेक लिखकर कुरियर करते हैं, स्लिप भरते हैं, आदमी को बैंक भेजते हैं। सबसे बेस्ट तो वो लोग हैं जो पेमेंट डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं मगर इनवॉइस डिटेल नहीं भेजते। एक ज्ञानी है, उनके शब्दों में कहूं तो वो हमें मैच द कॉलम्स करने के लिए छोड़ देते हैं। इस लॉकडाउन ने हम सबको नए तौर तरीके सिखा दिए। मुझे लगता है थोड़ा एक्सेप्टेंस भी सिखा दिया है। हम सबने फोन पे डिजिटल एंटरटेनमेंट का खूब इस्तेमाल किया है। करीब करीब सारे स्कूल्स और कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बाकी सब छोड़िए, आज हम 1500 लोग के ऊपर 40 अलग अलग शहरों से एक साथ इस वेबिनार पे लाइव भी है और लाइव भी। उसका यही मतलब निकलता है कि लोगों ने डिजिटल जीना सीख लिया। What according to you is the one step towards digitalization that the retailer can take in 2020? आपके अनुसार डिजिटलाइजेशन की दिशा में वो कौन से एक कदम होने चाहिए जो रिटेलर 2020 में उठा सकते हैं? एक चीज जो मैंने सीखी है कि डिजिटल हमें अपने कस्टमर्स के और करीब ला सकता है। हर कोई परिस्थिति में हम अपने कस्टमर के साथ जुड़े रह सकते हैं। हर कोई बिजनेस को चाहिए एक ऑडियंस, और वो ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म ला सकता है। अगर हम ये पक्का करें कि सारे इंटरैक्शंस जो हम कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं उन सबको डिजिटली स्टोर करें तो डेफिनेटली कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सकती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या जिसे CRM सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, हमें बहुत हेल्प कर सकता है।
आज के माहौल में एक रिटेलर CRM सॉफ्टवेयर को क्यों यूज करे, उसके कुछ रीजंस मैंने इस नेक्स्ट स्लाइड में शेयर किए। फर्स्ट इज सोशल डिस्टेंसिंग। कस्टमर्स अब बिना कारण स्टोर नहीं आएगा, फोन और व्हाट्सएप ज्यादा करेगा। तो जब तक हम ये सब इंटरेक्शन स्टोर नहीं करेंगे तब तक कस्टमर हमारे स्टाफ को सेम स्टोरी बार बार बताएगा। इम्प्रूव कस्टमर रिलेशंस। यदि आप अपने कस्टमर को उसके ऑर्डर स्टेटस, कर्टन इंस्टॉलेशन, एग्जीक्यूशन डिलेज, ये सब उसको अपडेट उसी वक्त कर दें तो कस्टमर का आपके स्टोर पर ट्रस्ट बना रहेगा। एक सिंपल बर्थडे मैसेज भी कस्टमर को खुश कर देता है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हम या हमारा स्टाफ अपने ऑफिस से क्यों काम करें? सप्लायर से फॉलो अप, कस्टमर की अपॉइंटमेंट, पेमेंट फॉलो अप, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। रिड्यूस पीपल डिपेंडेंस। CRM आपके प्रोसेसेस को सिंपल कर देगा और वर्किंग इजी हो जाएगी। आपका कोई भी स्टाफ किसी भी काम को इजीली कर पाएगा। उसका मतलब ये होगा कि आपकी दुकान में सभी तेंदुलकर बन जाएंगे। इंप्रूव ग्रोथ विद रिड्यूस कॉस्ट। अपने स्टोर से ज्यादा से ज्यादा आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को हम डिजिटली काम कर सकते हैं। बिना अपने खर्चे बढ़ाए अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें एक डेटा मैं शेयर किया है जिसमें मैंने लिखा है 29 years is the average age of an Indian citizen. 35 years is an average age of an Indian who buys a new house for himself. ये सभी लोग स्मार्टफोन्स के साथ बड़े हुए हैं और ये सभी हमारे फ्यूचर के कस्टमर्स भी हैं। अगर हम अपना माइंडसेट अभी नहीं बदलेंगे तो जल्द ही ये हमें ओल्ड फैशन मानने लगेंगे। वक्त के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सही टूल दीजिए और बेस्ट आउटपुट लीजिए, यही मंत्र के साथ। थैंक यू। नमस्ते। Thanks, Amit, for sharing the information. So the next panelist is Dilip Bhai, is the founder director of Deva Textiles and in business from last 30 years. He's the honorable secretary of our association. Dilip Bhai, welcome you. Good evening to everyone. Yeah, we have a question for you. How do you see the present state of the furnishing industry compared to 20 years back, and how manufacturers, distributors, and retailers can be supportive to each other in most crucial times? आप 20 साल पहले की तुलना में फर्निशिंग इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण समय में मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स एक दूसरे के समर्थन कैसे कर सकते हैं? It's an honor to be a part of this esteemed group of panelists. मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं करीब पिछले 40 वर्षों से इस हमारे सराहनीय फर्निशिंग उद्योग से जुड़ा हुआ हूं और मैंने इसकी जबरदस्त वृद्धि देखी है। विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में हमने देखा है सभी के बिजनेसेस, छोटे से बड़े, बड़े से बहुत बड़े, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो या रिटेल में हो, वो हमें नजर आते हैं। और इसीलिए हमको ये करना है कि से सभी पिछले वर्षों में जैसे हो रहा है, थोड़े बहुत 5-7 वर्षों में हमने ये देखा है कि सेलिंग पैटर्न में बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप एक जटिल स्थिति पैदा हुई है। डिस्ट्रीब्यूटरों के पास, सप्लायरों के पास जो पहले रोल सेलिंग करते थे, अब वो कट सर्विस करने लग गए हैं। उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है। उसकी वजह से जो हिडन कॉस्ट हैं और सामने
रिटेलरों के पास कुछ अनुचित ओवरहेड्स भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सभी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है करेक्ट करना, और जल्दी करेक्ट होनी चाहिए। आज के सिचुएशन में यह देखा गया है कि ये कोविड महामारी ने हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। और हमें लेकिन एक संतुष्टजनक बात समझनी चाहिए हमें कि ये सिचुएशन और सभी के बिजनेसेस में भी सेम लागू हो रही है, और हमें ये देखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ के बहुत आशा और विश्वास के साथ जो भी काम करें उसमें जुड़ के करना चाहिए, मन के साथ करना चाहिए। हमें अपनी ये जो डिफिकल्टी है ये शॉर्ट टर्म की डिफिकल्टी है, और उसके जो भी नुकसान हुए हैं वो हम सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें अपनी माइंड से भी नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी और पॉजिटिव बिलीव करना पड़ेगा कि जो सबसे बुरा वक्त था वो पूरा हो चुका, अब बेस्ट आगे है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी रिटेलर्स हमारे ट्रेड की फाउंडेशन है, नींव है और दिल और आत्मा है, लेकिन हमें उनसे मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत होगी, चाहे वो पेमेंट साइकिल्स की वजह से हो या हमारे साथ जैसे वो पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं उसमें हो। ये बहुत जरूरी होगा, और ये हमें समझना चाहिए कि जो हमारी एक बंदी के वजह से जो सेल लूज हुई है वो एक्चुअली लूज नहीं हुई है, वो तो सिर्फ एक डिफर हुई है जो आगे चल के हमको मिल जाएगी। और हमें ये नहीं समझना चाहिए जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ कस्टमरों की भरमार बाढ़ जैसे आ जाएगी, क्योंकि हमेशा ध्यान होना चाहिए, हम सभी को पता है कि उपवास के बाद कोई दावत नहीं करता, उपवास के बाद धीरे धीरे खाया जाता है। और यही हमारे बिजनेस में होगा कि धंधा चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जरूर चलेगा। और इस महामारी की वजह से काफी ग्लोबल लीडर्स पे और सप्लाई चेन पे काफी इंपैक्ट हुआ है। मैं हमारे रिटेल भाइयों से एक सजेस्ट और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना हो सके अपने आगे इमीडिएट और अर्जेंट कमिटमेंट डिलीवरीज की ना करें, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लें देन नॉर्मल, क्योंकि आगे की सप्लाई चेन्स और लॉजिस्टिक्स में काफी डिस्टर्बेंस है और हर कोई व्यक्ति दूसरे किसी पे डिपेंडेंट है, चाहे मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल के सप्लायर पे डिपेंडेंट है, चाहे वो लेबर पे डिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने कट सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट है, रिटेलर भी अपने स्टाफ टेलरिंग डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है। तो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती ये एक माइनर एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, जैसे हम सभी की प्रेशर्स और शर्मिंदगी को नहीं उठाना पड़े कस्टमर के सामने अगर हम प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते तो। और मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमें लगता है कि यहाँ पे रिटेल शॉप्स में फुटफॉल की कमी आएगी सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से और कस्टमर के बाइंग बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे, तो मैं सबसे रिटेलरों से ये दरख्वास्त करूंगा कि कैटलॉग्स को ई ब्रोशर्स को आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में कस्टमरों के रेजिडेंस पे भेजा जाए तो उससे काफी फर्क पड़ेगा और ये एक सर्विस की एक्सटेंशन समझी जाए, क्योंकि ये कस्टमरों के साथ आपके व्यवहार भी बढ़ेंगे और जब कस्टमर आपके दुकान पे दोबारा आएगा तो ये मिनिमम टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो भी चूज करना था वो कर लिया है। मे बी वो आपके पास कोई बार्गेनिंग के लिए आ जाए, लेकिन ही वोंट स्पेंड मोर टाइम। दिस विल हेल्प यू टू defeat the overcrowding, which is a necessary norm for a social distancing today. कोई कहेगा कि ये सब करने से कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मैं ये सबसे साथ ये भी कहना चाहूंगा कि डिसेंट मार्जिन्स अगर नहीं होंगे तो सबके लिए नुकसानदायक है और ये सुसाइडल भी है, जो कि ये सब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर भी मेरे साथ अग्री करेंगे। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ डिसेंट मार्जिन्स करके ही काम कराना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। हमें सब टीम के जैसे काम करना पड़ेगा, जो टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और मैं हम सब भाइयों को एक मोटो भी दूंगा आज की स्थिति के हिसाब से, इफ यू स्टैंड विथ मी टुडे आई विल स्टैंड विथ यू टुमारो। दैट्स ऑल। थैंक यू। Thank you, Dilip bhai, for sharing your expert opinion. Now, from our next panelist, Mr. Vinod Goenka is the founder
of Drapes Avenue, Bangalore, since 30 years and having 2 premium showrooms in Bangalore. Welcome, Mr. Vinod ji. Hello, everyone. Yeah. Vinod ji, you are the first showroom in Bangalore to open up. So we want to ask some insights from you. Bangalore was the first city to open up after national lockdown. So how was your experience with regards to sale? Bangalore राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद खुलने वाला पहला शहर था, इसलिए बिक्री के संबंध में आपका अनुभव कैसा रहा? लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों के दिमाग में कोरोना का काफ़ी डर था। लोग घरों से निकलने में हिचक रहे थे। इसकी वजह से फुटफॉल में काफ़ी कमी थी। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय था कि शोरूम में बेसिक कोविड हाइजीन्स का अरेंजमेंट करना था, ताकि कस्टमर फुल कॉन्फिडेंस के साथ शोरूम में एंटर कर सके। एक बार उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, यहाँ हम सुरक्षित हैं, तो फिर उनको आने में और उनके साथ में इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें लोगों से जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनसे बार बार इंटरेक्शन करना पड़ता, उनसे हम टच में रहते और उनको भरोसा दिलाते कि नहीं, हम पूरा व्यवस्था कर रखे हैं, एंड विच मेड देम टू कम टू आवर शोरूम। Great. Do you have more requests to send catalogs to customers' home, and how do you plan to face this challenge? Also, is architects pushing their clients to start work which was on hold? Catalogs कस्टमर के घर पे दिखाने की मांग को आप कैसे पूरा कर रहे हैं, और क्या आर्किटेक्ट्स ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं? बेसिकली कोरोना की डर की वजह से कस्टमर किसी भी आउटसाइडर को घर में आने नहीं देना चाहता है। खासकर मल्टी स्टोर्ड अपार्टमेंट्स एंड गेटेड कम्युनिटीज में तो रिस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा है। इसकी वजह से एल्बम्स वगैरह घरों में कम ही जा पा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकआउट खुलेगा और रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, होपफुली दे विल अलाउ आवर पीपल टू सेंड कैटलॉग एंड एंटर द कॉम्प्लेक्सेस। और as far as architects are concerned, बेसिकली हमारे ट्रेड में काफ़ी हद तक फीमेल आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर्स काफ़ी है, तो उनके अपने फैमिली कंपल्शंस है और दूसरे इश्यूज है। इसकी वजह से दे आर नॉट विलिंग टू कम टू द स्टोर, बट मेल आर्किटेक्ट्स एंड ऑल, यस, दे आर ट्राइंग टू पुश देयर क्लाइंट्स टू कम। So in the time to come, obviously the things will settle down and it will come to the normalcy. Okay. Thanks, Vinod ji, for sharing the information. Now, friends, let's take a break. Let's have one poll question. आपकी डिवाइस के चैट बॉक्स में जो प्रश्न आएगा उसका जवाब आप चैट बॉक्स से दीजिए. What would customers prefer to buy Indian products or Chinese products if they have a similar price range? A is Indian products, B Chinese products, or not sure. Please do this in 30 seconds and we'll have the results again in 30 seconds. Please do it. So we are waiting for another 5 seconds. And then now let's take a. Okay, we have results. So Indian products 92%, Chinese products 2%, and not sure is 6%. So great, guys. So we're looking more towards Indian products. Thank you all for sharing the information. Now, our next analyst is Mr. Sanjay Bhai Gandhi is the director of Bharat Furnishings, having 6 showrooms spread across various cities. Welcome, Mr. Sanjay Bhai. Thank you, Chirag. Yeah, Sanjay Bhai, do you think the retailers should keep standardized pricing, and how do you see retail market going forward? क्या आपको लगता है कि स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस से रिटेलर्स को लाभ होगा, और आने वाले वर्षों में रिटेल मार्केट की क्या प्रगति होगी? Okay, standardized pricing, Chirag, I'll speak in English. I'm not very good with my Hindi. That's okay, Sanjay Bhai, go on.
So standardized pricing to keep is not possible. So I don't think we should be discussing that. It has never happened in the past and will not happen in the future. So that is one thing. But today I want to address my retail friends and more important, my supplier friends for whom the sacrifice they have made over the years by giving us these thick, fat books, which we would have never been able to build on our own. And I would like to give them a little bit of what I think is lying ahead of us. So first, to my retail friends, as everyone said, be positive. To be positive is one thing and to be real is another. Real, the situation is a little difficult. We are slightly on a bumpy wicket right now. May it be fear, may it be lack of demand, may it be lack of finance. I would request everyone in the retail fraternity that be patient, take baby steps ahead. Don't be in a hurry to sell. As Dilip Bhai discussed, keep your margins, don't sell for less. Our industry last 3 years is, as Ajay said, is in a state of confusion. It is in a clear state of confusion. Demand for consumer products all round has reduced. You've seen our last year's GDP at 4.2, if you believe. I don't believe those figures also. But consumption is reducing. Further with COVID and its challenges, it will reduce further. And if you sell for lower margins, like many states, many parts of big cities are selling at 35-40% discount. Now you have many partners in your showroom. One is your actual partners, if any. One is your rent. One is your seriously increasing overheads. Now, please, I request each and every retailer, make your bi-monthly balance sheets, make your monthly balance sheets, put your purchase expenses and profit together. If you are more than 1 or 2 actual partners in the showroom, and if you are selling because others are selling for less, it is like you're doing a job in your own company. You're not going to prosper. I started my work in 88, 90, and there were only 2 suppliers. There was Orke and Eden. And there was a real competition, even if there were 5 shops in Bombay. Arun Bhaiya will admit, who's on the panel at this point of time. But we stuck to our margins. We grew with that. We have a name with the purchasers. We are paying on time and everything is moving well today because we stuck and we were educating ourselves with how the international retail fraternity is operating. Like today, if one mill or if one distributor is giving even to as less as 20 people in a city, there is serious amount of competition where margins have been reduced to as less as 10 or 15 or 20% on your purchase price. So there was, Ajay, for you, there was this Romo owner 2 years back. She came to me because she had come to Dalbir for some work and she just dropped in. And she told me, I said, how many retailers do you supply to in England? So she said something like 1,000. And I said, 1,000 retailers at your price, how are they maintaining their profits? She's telling me that no one in England is willing to burn themselves. And whether you all admit or not, our retail fraternity, we are burning ourselves. So one advice, make your balance sheet, be patient. Don't be in a hurry to sell for less, because if you sell for less, I will sell for less, he will sell for less, she will sell for less, and we will never recover post-COVID also. Okay, this is one thing. Now, the most important thing for my supplier friends, because you are there, I am there. If you are not there, we are finished totally, because most of the retailers have lost an eye to purchase and also lost the capacity to purchase. One, control inventory, new books in pipeline, please introduce, but don't plan new books. There is more than enough in the showrooms. As Ajay said, there is sheer confusion in the showroom. So please be careful with your books. Please monitor the business, because now post-COVID and pre-COVID, post-COVID, if we are not not seeing that how the business should be going, there is going to be further confusion and definitely payment issues are going to come up. And there will be
Someone owing you ₹1,00,000, you don't have the infrastructure to follow up. That lakh will become 30 people, 30 lakhs. Someone will not be able to pay 10 lakhs. I hear from manufacturers, they are all talking very sweet right now, but I hear from many of them that there are a lot of defaults already. 4 months payment is as good as a default, I feel. Even if you get it after 4 months, it is a default, you know, no matter what margin you have. So be very careful. All the mills, the business at least will not go as haywire as it was going post-COVID, pre-COVID, I mean, I'm sorry. And I think you all can control the business to a certain extent. Other things like digital and all, each to his own. But on the fabric front, I personally feel on the fabric front, because I am standing all the time in my showroom, for a 15,000 rupee customer also wants to take the books home and show it to various people or call the architect or everything. On the fabric front, I am not of the opinion digital can make any mark in the turn volume. If you sell a fabric and if you sell 1 lakh rupee digital, maybe that can happen. Where are you going? Any other question, Chirag? Yeah, thank you, Sanjay ji, for sharing the information. Mr. Sulaiman Hirani is the founder of 6 retail chain of showrooms named Darpan Furnishing, Hyderabad. Welcome, Mr. Sulaiman ji. Yeah, thank you, Chirag, and namaskar to all. Yeah, thanks, Sulaiman ji, for joining us. So you've been very enterprising and having doing a lot of sales and advertising in technology front. So we wanted to ask you a few questions. Yeah, definitely. So how important it is for the top management in stores to connect to the store personnel now and offer smooth brand experience to customers. दुकान के top management दूसरे कर्मचारियों के कैसे कनेक्ट करेंगे और ग्राहकों को अच्छा ब्रांड अनुभव प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है? Yeah, thank you, Chirag. In my opinion, post-COVID, once we have opened the showroom, the most important thing, कोई भी retailer के लिए अपना customer का brand experience रहेगा. Now, what exactly is a brand experience? Brand experience is what kind of experience do we give to the customer when he is in your showroom, right? When he's in the showroom, how is your showroom hygiene? How are your displays? How are your mock-up? How clean is your store? That is one part. And how was your display? That is one another part. And the most important thing is the person who is going to attend to the customer. So if you're the person who is attending the customer is motivated enough, Yes, Sulaiman ji. I think there is a problem in the range with Mr. Sulaiman ji. I think let's connect to our next speaker right now, and if possible, we will connect with Sulaiman ji again. Mr. Arun Agarwal ji is the founder director of Pride Furnishing Mumbai, having 4 retail showrooms. Welcome, Mr. Arun ji, to this panel. Namaskar, Chirag. Yeah, thank you for joining us, Arun ji. We felt really happy. Okay, we have some questions for you. Do you feel the selection and final purchase of the consumer shall be much quicker and there will be limited collections than before? क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर का सिलेक्शन और अंतिम खरीद बहुत जल्दी होगी और पहले की तुलना में लिमिटेड आइटम्स से सीमित हो जाएगी? बिल्कुल होगी चिराग, बिकॉज क्योंकि आज की तारीख में जो भी ग्राहक आएगा दुकान पे वो इसी डर से आएगा कि मैं जल्दी से सिलेक्शन करूं और जल्दी निकल जाऊं दुकान से। तो हमारे पास जो भी दुकान में जितनी भी पुस्तकें हैं, हमें उन्हीं में से कोशिश करके और पास करवाना पड़ेगा अपने क्लाइंट से, जिससे कि वो तुरंत उसमें से पास करें और हमारा ऑर्डर फाइनल हो।
And second question to you, what kind of changes do you anticipate on the credit chain of our industry? And what would be your advice to smoothen the credit cycle? क्रेडिट चक्र को स्मूथली चलाने के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखो, सलाह ये है कि शुरुआत से और अभी तक सप्लायर और दुकानदार दोनों ने साथ ही मिलकर काम करा है। आगे भी हमें दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र सप्लायर को भी करना पड़ेगा और दुकानदारों को भी अपना पेमेंट थोड़ा टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से हमें सब्र की पूरी सीमा रेखा को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कोशिश कर पाएंगे कि दुकान खुलते के साथ ही दुकानदार सारा पेमेंट कर दें और सप्लायर को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी सबसे कि जितनी जल्दी हो पाए सब अपना अपना पेमेंट तुरंत से तुरंत करें, जिससे कि आगे माल आने में हमें कोई तकलीफ ना हो। Okay. Thank you, Arun ji, for sharing the information with us. Yeah. I think Sulaiman ji वापस आ गए हैं. Sulaiman ji, are you there? Sulaiman ji. Okay. So now let's connect to our next panelist, Seema Agarwal ji, the owner of Decora Furnishings, Calcutta. तो चिराग, मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि मैंने सीमा अग्रवाल जी को इनवाइट किया बिकॉज हमारी टीम ने बताया कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया है। मैंने सोचा कि इनको बुलाना चाहिए और सारे रिटेलर्स को इनका इनोवेशन सुनना चाहिए। सो शी इज फ्रॉम डेकोरा कैलकाटा। या वेलकम सीमा जी। Good evening, everybody. Yeah, good evening. So, can you speak on what measure? जो अपने सुन रहे हैं कोविड। Yeah. So we yeah, tell me, Chirag ji. Yeah, we are listening, and we have a question for you. So, can you speak on what measures you have taken in your showroom after its reopening? आपने लॉकडाउन खुल जाने के बाद आपकी दुकान में कौन से सुरक्षा उपाय उपयोग में लाए हुए हैं? Yes, सीमा जी। देखिए, कल से मैं शोरूम चालू कर रही हूँ और हमारा जो कॉन्सेप्ट है घर बैठे घर सजाओ, शायद अजय जी को ये काफी अच्छा लगा। और इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे कस्टमर्स के पास जाएंगे और उन्हें बहुत अच्छी सजेशंस देके उनके अकॉर्डिंगली कैटलॉग्स लेके जाएंगे और उन्हें पूरे सैनिटाइज करके प्रॉपरली वो उसे दिखाएंगे। Decora is a second home for them, and we have sanitized the Decora today properly with proper hygiene, hydrochloride for the floors, knobs, doors, and metallic everything. And for laptops and printers and calcies, we have used all the Basilol spray. That is very important. And keeping gloves and mask at the doorstep. Whoever is coming, please wear the mask and our gloves and mask so that it would be very precautionary for them. And घर बैठे घर सजाओ is the concept where our person can go there and suggest them very good ideas with the catalogs, everything. And Decora is always second home for my customers, that always too, if they want to come, I would prefer them to come firstly. If they don't want to come in this COVID situation, we are always there to help them out. Thanks शिवाजी for sharing the information. आपकी information से काफी जो दुकान खुल गई है या तो खुलने वाली है उसको एक राह मिलेगी क्या करना चाहिए. Thank you. Okay. Wish you all the best. And any suggestions, please give it to us. Yeah, sure. Thanks. Okay. Yeah. Sulaiman ji, now let's back to Sulaiman ji again. I think we had called and he's back there. Sulaiman ji, are you there now? Sulaiman ji? Sulaiman ji, are you there? Okay. So now let's get back to a second poll.
एक और एक पोल करते हैं, लेट्स सी। आपके डिवाइस के चैट बॉक्स में प्रश्न रहेगा, आप उसमें जवाब दीजिए। सो डू यू फील दिस वेबिनार हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू एंड मोर सच इवेंट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ट्रेड? क्या ये वेबिनार से आपको लाभ हुआ है और क्या आपकी राह में ऐसा और वेबिनार्स होना चाहिए? अग्री, डिसएग्री और पार्शियली अग्री? Let's do it. So we got another 30 seconds in. You can just do this and we see the results. Okay. Oh, wow, the results are there. So more such seminars will be done. 87% results yes, 1% disagree and partially. Okay, great. So we should do a lot of such events which will helpful for all the industry. Thanks. So now let's, we have received a lot of emails from customers and retailers. Let's put one question for a panel discussion and then end the discussion today for today. The first, and I see that this is most important question. Most retailers want to know some tips on how can they make their business more profitable and increase their sale. Actually, it's not bad. More retailers want to know some tips on how can they make their business more profitable and increase their sale. सभी retailers को ये जानना है कि वे व्यापार के नफा कैसे बढ़ाएं और इसके उपरांत बिक्री कैसे बढ़ाएं. I think यार ये तो वही है, नफा सबको चाहिए ही. So our expert panelists are there. So please share the information. Anyone can jump in and anyone can answer from the panelists. So who would like to answer? Ajay ji would like to answer? Or Gurvinder ji? Yeah, please go on. Sorry, if Gurvinder wants to take it, I'll wait. Both can say. Anyone? So I'll say firstly कि यदि नफे की बात है तो डिस्काउंट नफे का दुश्मन है. एंड संजय ने कहा, मैंने पिछले वेबिनार में कहा था, फिर से दोहराता हूँ, सेल कम होने वाली है 20%. यदि आपने डिस्काउंट बढ़ा दिया अब 20% तो आपका बिजनेस पक्का 0.8 into 0.8 0.64 हो जाएगा. 36% यदि बिजनेस का टॉप लाइन चला गया तो नफा नहीं रहेगा. सेकेंड चीज, पिछले वेबिनार में बात हुई थी, आई थिंक हमें समझना चाहिए कि हमारे बिजनेस में कस्टमर सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान कर रहा है. यदि कोई कस्टमर है जो कि प्राइस का ध्यान कर रहा है तो उसके लिए आपके पास ऐसी रेंज होनी चाहिए और आपके सेलमैन को ये चीज पता होनी चाहिए इस कस्टमर को इस तरफ लेके जाना है. बहुत सारे रिटेलर्स को ये कठिनाई हो रही है कि कस्टमर पहले 3 घंटे लगाता है, कुछ चुनता है और एंड में कहता है कि नहीं मेरा इतना ही बजट है, आप इतना डिस्काउंट दे दो. तो कस्टमर को पहले से जज करके सही चीज दिखाना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट थिंग, क्योंकि मैंने फिर दोहराता हूं हमारा डिजाइन का बिजनेस है तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक डिजाइन सर्विस की तरफ जाना चाहिए. मूड बोर्ड्स वगैरह बना करके कस्टमर को या आर्किटेक्ट से ब्रीफ लेकर के उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, जब हम वो सारी मेहनत करेंगे तो कस्टमर भी हमें हमारा वाजिब दाम देगा. एंड डेफिनेटली कॉस्ट घटानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस अगर जो इम्पैक्ट होगा और हमें रहना पड़ेगा खड़ा या फाइट देनी पड़ेगी तो हमें कॉस्ट जिसकी कम होगी वो कर पाएगा. कॉस्ट की तरफ एक लाइन आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की का ध्यान करना चाहिए. मैंने पैनल में देखा कि कुछ रिटेलर्स ने ये कमेंट डाले हैं कि यदि हम पेमेंट टाइम पे देवें, और हमने सुना अपना शांति भाई ने और दिलीप भाई ने रिक्वेस्ट किया पूरी इंडस्ट्री से, और मैं भी करता हूं कि पेमेंट का सर्कल घूमना चाहिए. और जो रिटेलर पहले पेमेंट दे रहा है वो जरूर आगे बढ़ के कैश डिस्काउंट की मांग करे, उसे मिलेगा. तो उससे आपकी कॉस्ट कम होगी और डेफिनेटली कैश फ्लो सप्लायर का सुधरेगा. एंड डेफिनेटली अगर जो कॉस्ट कम करनी है तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दीजिए. अगर जो आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रखेंगे तो उसके कारण से आपको ज्यादा आदमी, ज्यादा सैलरी
मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने सुना कुछ रिटेलर्स के पास 100 एम्प्लॉइज हैं। ये सुन के मुझे इतना ताज्जुब हुआ, एक दुकान में 100 एम्प्लॉय, कि मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी कॉस्ट पे इस समय वापस ब्लैक बोर्ड क्लीन करके सोचना चाहिए क्या एक्चुअल जरूरत है। एंड जो बहुत बार हम सुनते हैं कि आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स बिना कमीशन के काम नहीं करते, तो कस्टमर्स को, रिटेलर्स को आर्किटेक्ट्स और कंज्यूमर जो कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट ले रहे हैं, हर बिजनेस लेना नहीं चाहिए। यदि हर बिजनेस को हम यस या लेने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट हम अपने हाथ से खोएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। So anyone else wants to say a little on this topic? Chirag, I have one point to say to my retail friends. To the industry also. Can I? Yeah, please go on, Sanjay bhai. Okay, so my take now is post-COVID, after 3 months, suppose we are expecting a stability after 3 months, the retail sale distribution is going to be very, very uneven. What I mean is that pre-COVID, everybody had a little pie. Someone would take my business, I would take someone's business. But post-COVID, the business is going to go away in a very uneven way because of the comfort level of the architects and the retailers to where to go. So every retailer, as Ajay just said, that preserve your profits, otherwise if more business goes away, then you expect to the others, then sale bhi gaya or business bhi gaya. So at the end of 1 year, we will be again having a webinar thinking that now how to restructure. So just be careful doing that, maintain your profits and maintain stability. Thank you. I think I'll share one part here. I think to improve margins for a retailer, the best would be to buy cheap. Every distributor here, whoever is present here, have more than 30% stock in their warehouses, which they're ready to liquidate from 30 to 50%. So if there is some kind of a synergy between the retailers and the distributor, wherein जो stock warehouse में है उसको clear करें. I mean, all regards to all the manufacturers, there nothing against you all, but जो warehouse में stock है उसको clear करें, उसको liquidate करें. End customer जो आ रहे हैं दुकान पे, उनको ऐसे भी reasonable चाहिए fabric. तो जो माल घर में है उसको पहले बेचे, नहीं कि नया माल बना के शेल्फ को वापस भरें और वही साइकिल को दोहराएं. सो आई थिंक, और सबके पास सब बुक्स पड़ी हैं, अगर थोड़ा सा ठीक सिनर्जी में काम करेंगे तो शायद जो रेडी स्टॉक्स अवेलेबल है वो शायद निकल जाएगा. और मैं तो बोलता हूँ एंड कस्टमर जो आता है उसको खुला बोल के दें कि भाई दिस इज एट दिस प्राइस एंड दिस इज एट दिस प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में. थैंक यू. Thanks for sharing. चिराग, મારી રિક્વેસ્ટ આપણે મેન્યુફેક્ચર માટે છે, सॉरी हिंदी, रिक्वेस्ट मैन्युफैक्चर के लिए है कि आज के तारीख में मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है कि चाइना को हम कैसे बीट करें, कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में जीरो हो जावे और अपना इंडियन प्रोडक्ट ही चले. और अभी उतना गिराकी भी नहीं है और उतना ऑर्डर भी शायद नहीं है. तो आज की तारीख में ये टाइम जो है बहुत ही प्रॉपर है मैन्युफैक्चर के लिए, उसका जो प्रोडक्ट चल रहा है उस टाइप का, उससे भी बेटर प्रोडक्ट हम बनावे और रीजनेबल प्राइस से देवे. थैंक यू. Thank you. Chirag, I'll talk. Yeah. Now this is a request from me to the retailers कि क्या हो रहा है कि जब भी कस्टमर आपकी स्टोर में आता है, नॉर्मली उसका कहना ये होता है हमेशा कि कुछ नया क्या है. तो टेंडेंसी ऑफ रिटेलर इज और द सेल्समैन इज दैट जो पिछले हफ्ते ही कैटलॉग आया है उसी को दिखाते हैं. सी बेसिकली फॉर अ कस्टमर he is coming to buy curtains or a sofa material after 2 years or a gap of 3 years or 1 year. For him, most of the catalogs are new, but always the tendency of a retailer and the boss is ये जो परसों कैटलॉग आया वो दिखा दीजिए. So what is happening? जो पुराने कैटलॉग पड़े हैं, पुराने मीन जो 1 साल पहले के या 6 महीने पहले के, we don't get proper justification from those catalogs, and that is a very sad situation. दिलीप भाई, उसके लिए मैं एक जवाब दे सकता हूँ रिटेल के हिसाब से कि आज मैं रिटेल में भी काम किया हुआ है काफी साल, कि नया क्या आया हुआ है कि अपना जो फर्निशिंग लाइन है कि कोई भी घर के अंदर कपड़ा हम बदली करते हैं ना, पर्दे,
तो उसको मिनिमम 2-3 साल लगता है। मैं वही कह रहा हूँ, तो दिल्ली का ये मार्केट नहीं है, तो उसको हम स्टॉक लॉट बेचते थे ना, वो भी उनके लिए नया था। स्टॉक लॉट बेचते थे वो भी नया। तो आज नया जुना के कोई बात ही नहीं है कि प्रॉपर सब नया ही है वो कस्टमर के लिए। 3 साल के बाद तो नंबर आ रहा है। मेरा कहना वही है कि रिटेलर नॉर्मली जो रिसेंटली कैटलॉग आया हुआ है वो इसे दिखाने की कोशिश करता है ये नया है। वो मेंटली सोच है वो लोग का, को चेंज करना पड़ेगा ना, सेल्समैन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। हाँ, वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। जो स्टॉक है वो बेचना चाहिए सबसे पहले, तो सब वो पहले बेचना चाहिए। आई थिंक नाउ वी शुड एंड द सेशन एंड आज काफी टाइम भी हो गया क्योंकि 2 घंटा ऑलमोस्ट हो गए सेशन को। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेड ने हमको जो मुकाम तक अगर लेके आए, I think Chirag bhai, I lost power. या जो ट्रेड ने हमको ये मुकाम तक अगर लेके आए हैं, तो हम लोग सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो ट्रेड को हमको आगे बढ़ सकता है। So thank you all panelists for coming here. Yeah, Chirag bhai, before we end, I would like to apologize. I lost power at the heck of the moment. So now I have connected on my phone. So I'm sorry that I lost power on the time, right? Yeah. So if so you can speak for. Yeah, you can speak. Yeah, see, there were 2 things which I wanted to speak for all the retailers. One is that our customer is important. We have to give them the best customer service, and we have to have our team trained to receive them and be polite with them, because in the past there were no mask. आज हमारे सब सेल्समैन के मुंह पे मास्क है, तो वो स्माइल कर रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, वो कस्टमर नहीं समझ पाएगा। तो एक तो हमारा स्टोर का एम्बियंस अच्छा होना है, कस्टमर का को एक ब्रांड एक्सपीरियंस जब आएगा जब हमारा स्टोर नीट एंड क्लीन है, हमारे डिस्प्ले अच्छे है, हमारे मॉकअप अच्छे है, और हमारी टीम का पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी जो मुस्कुराहट से हम उसको डील करते थे। पर आज जो हम जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है फर्निशिंग शोरूम्स के, और हमारी टीम है, उसके साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट की जरूरत है, ताकि हमारी टीम मोटिवेटेड रहे। अगर हमारी टीम मोटिवेटेड रहेगी तो वो हमें आगे हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएगी। यही 2 चीज के ऊपर मुझे आज बात करने का था। And once again, sorry, I lost power, and thank you very much. Yeah. Thank you, Sulaiman ji, for again joining and putting so much efforts to come back. So it's really appreciated. ચિરાગ લાસ્ટમાં પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ બધા એટલું જ કહેવાનું છે કે બધાએ પોતાની કેપેસિટીના હિસાબે સોરી अपने को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करना है। दूसरे को देख के अननेसेसरी कोई भी ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर देवे कि फ्यूचर में हमको पूरा बहुत उसको प्रॉब्लम आवे, और हमारे वजह से हमको तो प्रॉब्लम आएगा, हमारे वजह से दूसरे को बहुत प्रॉब्लम आएगा अगर हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी। मैं अभी जो भी इन्वेस्टमेंट है बहुत ही उसको सोच समझ के करना है। ये साल तो बहुत ही संभालने जैसा है, क्योंकि हमारे वजह से दूसरे को इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज की सिचुएशन में बहुत ही पूरे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, पूरे जितने जहां से बात कर रहे हैं, पूरा जो बिजनेस का मेन फंडा फाइनेंशियली अगर डिस्टर्ब हो गया तो आगे से आगे सबको डिस्टर्ब आएगा। तो अपना जो लिमिट है वो लिमिट के अंदर, मेरे पास जो एक लिमिट है वो लिमिट से मेरे को बाहर नहीं जाना है। अगर मैं लिमिट क्रॉस करने को गया तो आगे मेरे को तो प्रॉब्लम आएगा, मगर मेरे वजह से दूसरे को काफी प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं आवे वो खास समझने का है। Okay. Thank you, Shanti bhai, and thanks everyone for sharing the information. Now let's end the session. We'll put this link in the groups by tomorrow, and you can see the recordings again. So thank you, friend. Sorry, और कोई भी अगर बोलने में कुछ भी ये हो गया होगा तो उसके लिए रिपीट sorry. Bye. So let's end there. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Chirag, and thank you to all the panelists for Chirag, बहुत thank you. Thank you. And guys, united we stand, divided we fall. Okay, remember that. United we stand, divided we fall. The slogan is team.
टीम वर्क होना चाहिए सब लोग के बीच में। और एक और चीज, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, आप समझ के चलिए, कस्टमर को प्यार से डील करिए, कस्टमर के थोड़े नाटक होंगे, प्यार से समझाइए। कस्टमर है तो रिटेलर है, रिटेलर है तो होलसेलर है, होलसेलर है तो हम लोग हैं। Ajay ji, you want to say Rajesh, something? team slogan. Chirag, team slogan. Yes, sir. Together, everyone achieves more. Yes, correct. Hello, thank you. Jayesh bhai. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Arun ji. Thank you, everybody. Thank you. Thanks, Ajay and Shanti bhai. Thank you. And thanks, Thank you. Amit. Thank you. Thank you, everybody. And Chirag.